आज की इस चर्चा में हम लोग विशेष रूप से यंगंत प्रक्रिया पढ़ेंगे और यंगंत प्रक्रिया में हम जब प्रारंभ करते हैं तो पहला ही सूत्र है, मैं स्क्रीन पर आपके सामने ला रहा हूं इसे। धातोरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, ये हमारा सूत्र है, आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं। यंगंत प्रक्रिया में दो शब्द हैं, एक है यंग, दूसरा है अंत। तो यंग एक प्रत्यय, जैसे हमने कल के पाठ में चर्चा की थी, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि सन एक प्रत्यय है जो इच्छा अर्थ को बताने के लिए, इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह से यंग भी एक प्रत्यय है और किसी विशेष अर्थ को बताता है। वह विशेष अर्थ क्या है, उसका संकेत इस सूत्र में किया है हम, और आप देखते हैं धातोरे काचो हलादे है क्रिया समभिहारे यंग। इसमें एक शब्द आया है क्रिया समभिहार। क्रिया आप सब जानते हैं, एक्शन, किसी काम का करना या होना, और उसमें एक शब्द है समभिहार। यह वह अर्थ है जिस अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो समभिहार का अर्थ है बार बार होना या अधिक मात्रा में होना। तो जब हम कहते हैं पढ़ता है तो सामान्य क्रिया एक बार हो रही है, लेकिन हम जब कहते हैं कि बार बार पढ़ता है तो बार बार न कहने के लिए पठ धातु के साथ में यंग प्रत्यय लगा करके हम कहते हैं पापठ्यते। तो ये एक विशेष प्रकार है, पुनः पुनः पठती इस बात को कहने के लिए, बार बार पढ़ता है इस बात को कहने के लिए यंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब बहुत अधिक पढ़ता है तब भी हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अतिशय अर्थ में, अतिशय का अर्थ होता है बहुत अधिक, और बार बार होने के लिए और अतिशय अर्थ के लिए हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए सूत्र पर ध्यान देते हैं। धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। इसमें कुछ शब्द हैं। धातो हो, धातो जो है इसका अर्थ है धातु से। धातु से मीन्स धातु से उत्तर, धातु से उत्तर। तो धातु के बाद, उत्तर का अर्थ होता है के बाद। एकाचह, एकाचह में दो शब्द हैं, एक और अच, और ये एक समस्त पद है। इसका अर्थ है एक अच है जिसमें, ऐसी धातु जिसमें एक अच है, और फिर अगला शब्द है हलादे। हल आप जानते हैं, हल एक प्रत्याहार है। उस प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन आते हैं, और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। तो ऐसी धातु जिसमें एक अच है यानी कि एक स्वर है और जिसके आदि में हल है, ऐसी धातु से यदि क्रिया को बार बार करना हो, उस बात को कहने के लिए यंग प्रत्यय होता है, या क्रिया की अधिक मात्रा में होने की स्थिति को बताने के लिए यंग प्रत्यय होता है। नीचे दिया है पौनः पुण्य भ्रषार्थे च दौत्ये धातु हो एकाचो हलादेर यंग शाद। क्रिया समभिहार अर्थात क्रिया के बार बार होने या अतिशय होने को द्योतित करने के लिए, द्योतित करने का अर्थ होता है बताने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, एक आच, एक ही अच है जिसमें ऐसी हलादी, और जिस धातु के आदि में हल है यानी कि व्यंजन है, उस धातु से यंग प्रत्यय होता है। इसमें दो बात ध्यान देने के, धातु में दो अच नहीं होने चाहिए भाई, उससे यंग प्रत्यय नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे आपने कल निच प्रत्यय करके भू धातु से भावी बना दिया था, तो अब उसमें भावी जो सनातनता धातु से धातु संज्ञा की, तो उसमें दो अच हो गए, भा का आ और वी का ई। तो वहां यंग प्रत्यय नहीं हो सकता क्योंकि वह अनेक आच है, एक से अधिक अच वाली है। और हलादी तो जैसे अधभक्षण धातु है, वो हलादी नहीं है, आजादी है, उससे भी यंग प्रत्यय नहीं हो सकता। ये दो विशेष बातें हैं ध्यान देने की। प्रक्रिया से पहले एक सूत्र और हम देख लेते हैं, गुणों यंग लुको हो। गुण आप समझते हैं, गुण एक संज्ञा है, अदेंग गुण से होती है अ ए ओ, इनको हम गुण कहते हैं। यंग लुको हो, इसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति है इसमें, यंग परे होने पर और यंग लुक परे होने पर। सप्तमी का अर्थ हमने आप लोगों से चर्चा की हुई है, परे रहते पूर्व के स्थान में। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति है अभ्यासस्य, तो अर्थ हो गया अभ्यास को गुण होता है, अभ्यास को गुण होता है। कंडीशंस हैं यंग और यंग लुक परे होने पर। तो ये स्थिति आपको इसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी उदाहरण के माध्यम से। तो
या आप देखिए उदाहरण है हमारे पास में बो भूयते, प्रक्रिया आपके सामने स्क्रीन पर है। बो भूयते में मूल धातु है भू, प्रक्रिया वही है। सबसे पहले हम भू को लेते हैं तो उसकी धातु संज्ञा करते हैं, भूवादयो धातु है, धातु संज्ञा हो गई। और जैसे ही धातु संज्ञा होगी तो जिस अर्थ को कहने के लिए हम प्रत्यय ला रहे हैं उसे हमें देखना है कि शब्द क्या बनाना है। तो शब्द है हमारे पास में बो भूयते, इसका अर्थ है भू का अर्थ होता है होना, भवती मीन्स होता है, लेकिन जब हम कहते हैं बार बार होता है तो उसके लिए हम कहते हैं पुनः पुनः भवती। और यदि हम यंग प्रत्यय लगा करके कहेंगे तो लिखा जाएगा बो भूयते। ब्रैकेट में जो बो भूयते के सामने लिखा है ये इसका व्याख्यान है, ये इसका अर्थ है, पुनः पुनः अतिशयेन वा, अथवा अतिशय अर्थ में अथवा पुनः पुनः होने अर्थ में हम यंग प्रत्यय लाएंगे, इसको दिखाने के लिए है। तो जब हमने धातु संज्ञा की भूआदय धातु से, उसके बाद हम इस सूत्र लेकर के आते हैं धातोरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, क्रिया बार बार हो रही है ये हम बता चुके हैं। अब धातु कैसी है भू, ये हलादी है, भय आदि में है, ये हल है, और इसमें अनेक अच नहीं है, एक ही अच है ऊ, इसलिए इससे यंग प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति बनेगी भू यंग। अब अनुबंध लोप कर लीजिए, अनुबंध लोप आप जानते हैं इत संज्ञा करके लोप करना, तो मैं कि हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, हमारे पास बचेगा भू य, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया, शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद एक सूत्र जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, संयंग हो, सनंत और यंगंत समुदाय को द्वित्व होता है, और किसको होता है तो का प्रथम एकाच समुदाय को। तो प्रथम एकाच क्या है, एकाच का मतलब होता है एक है अच जिसमें, तो भय से शुरू करेंगे और पहला अच आता है ऊ, लेकिन दूसरा अच कहां पर शुरू हो रहा है, य के बाद में अ, तो उस ऐसे पहले पहले जितना ये वर्ण समुदाय है ये एकाच कहलाता है। तो भूय ये एकाच समुदाय है, इसको हो जाएगा द्वित्व। संयंग सूत्र का अर्थ है सनंत और यंगंत समुदाय के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, और यदि धातु आजादी हो तो द्वितीय एकाच को। तो यहाँ धातु हमारे पास में हलादी है, इसलिए प्रथम एकाच को द्वित्व होगा और ये बनेगा भूय भूय। आपके सामने स्थिति आ गई। पिछली बार हमने बताया था कि जब हम जिसको द्वित्व करते हैं, रीडुप्लीकेट करते हैं, एक को दो बार लिखते हैं, तो जो पहले वाला हिस्सा है उसका एक नया नाम देते हैं अभ्यास, उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। सूत्र है पूर्व अभ्यास है, अभ्यास संज्ञा हो गई, और जैसे ही अभ्यास संज्ञा करते हैं एक सूत्र अन्य है हलादि शेषः, जो अभ्यास है उसका आदि हल शेष रहता है, बाकी हल निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। तो हमारे पास स्थिति बचती है भू भूय। और एक और सूत्र आपने पढ़ा था अभ्यास से चर्च, अभ्यास में जो झल हैं उनके स्थान में चर और जश आदेश होते हैं। तो भय जो है ये पवर्ग का है, प फ ब भ, और पूरा पवर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है, और हमारे पास में जो चर और जश हैं उन जश में ओष्ठ से बोला जाने वाला जो वर्ण है वो ब है, तो भय के स्थान में स्थानांतर तमे से ब हो जाता है, तो बन जाता है भू, इसकी जगह पर हो जाएगा बू भूय। जो सूत्र अभी हमने पढ़ा गुणो यंग लुको, देखो यहाँ यंग परे है, तो ये कहता है यंग परे होने पर अभ्यास को गुण हो जाता है। तो अभ्यास में क्या है ये और उ, तो इक में उ आता है, इक गुण वृद्धि, तो उ के स्थान में गुण हो करके हो जाएगा, तीन वर्ण प्राप्त होंगे, गुण में तीन की गुण संज्ञा होती है अ ए ओ। जब हम अ ए ओ को लेकर के आते हैं तो तीन में से हमें एक चाहिए, उसका निर्णय करेगा स्थाने अंतरतमः। तो उ जो है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और जो हमारे पास गुण संज्ञक तीन वर्ण है अ इसका कंठ है, ए इसका कंठ और तालु है, और ओ इसका कंठोष्ठ है। तो सबसे मिलता जुलता, सबसे सादृश्य वाला, सबसे समान धर्मा उ के स्थान पर ओ हो जाता है, तो बन जाता है बो भू य, ये स्थिति बनी। एक सूत्र हमने पिछली बार चर्चा की थी सनाद्यंता धातुः, सनादि प्रत्यय अंत में है जिसके उसकी धातु संज्ञा होती है। तो यंग जो है ये सनादि प्रत्ययों में आता है। जब सनादि प्रत्ययों में जो आता है तो सन आदि प्रत्यय जिसके भी अंत में हो उसकी धातु संज्ञा हो जाती है, तो बो भूई की भी क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही धातु संज्ञा होगी हम अपनी इच्छा से कोई भी लकार ला सकते हैं, या हमें बनाना है बो भूयते जो कि लट लकार का रूप है, इसलिए वर्तमाने लट, वर्तमान काल में होने वाली क्रियावाचक जो धातु है, यहाँ धातु भू नहीं रही, यह पर्यंत बो भूय धातु बन गई है। अब पूरा समुदाय धातु है, एक नई धातु है ये, इससे लट प्रत्यय ले आए,
लट का अनुबंध लोप करो, लय बचेगा। आपने भवती की सिद्धि प्रक्रिया में और बुभूषति की सिद्धि प्रक्रिया में, भावयति की सिद्धि प्रक्रिया में तिबाद्योत्पत्ति की है। लकार के स्थान में तिप्त से यदि 18 प्रत्यय आएंगे, ल परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा, तंगानाव आत्मने पदम से आत्मने पद संज्ञा, और शेषात कर्तृ परस्मै पदम से जब हम परस्मै पद लाने लगे तो यहाँ पर एक दूसरा सूत्र है, अनुदात्त ङित आत्मने पदम। भू धातु से परस्मै पद आता है, लेकिन जब बोभू हमने धातु बनाई तो आप ध्यान से देखेंगे हमने इसमें एक प्रत्यय जोड़ा था यंग, और यंग में जो ङ है उसके हलंत्यम से इत संज्ञा की हुई थी। तो ये बोभुए जो समुदाय बना ये ङित हो गया, क्योंकि इसके साथ में एक ङित प्रत्यय जुड़ा हुआ है यंग। तो इस पूरे समुदाय को हमने कह दिया ये ङित है। इसलिए परस्मै पद और आत्मने पद विधान के लिए एक नया सूत्र है, अनुदात्त ङित आत्मने पदम। ऐसी धातु जिसका अनुदात्त वर्ण इत हो या न इत हो, उससे आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। तो बोभुए धातु है ङित, क्योंकि इसमें यंग आया था, यंग में ङ की संज्ञा हुई थी, इसलिए इससे आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होंगे, परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय नहीं होंगे। आत्मने पद संज्ञा किसकी थी, अभी हमने चर्चा की थी, अनुदात्त ङित आत्मने पदम से जब हम आत्मने पद की बात करते हैं तो आत्मने पद से हम लेते हैं तंगानाव आत्मने पदम। तंग और आन, तंग का मतलब है तंग प्रत्याहार, त आताम झ थास आथाम धम इट वही महिंग, और आन से लिया जाता है शानच और कानच। तो यहां पर हम जो प्रत्यय लेकर के आएंगे नो प्रत्यय तिंग वालों में से, तो वो आएंगे तंग, त आताम झ था साथाम धम इट वही महिंग। तो ये जब नो प्रत्यय हमारे पास आ गए तो फिर हमें उनमें से एक को लाना है। तो सबसे पहले हम निर्णय करेंगे कौन सा पुरुष लाना है, तो प्रथम पुरुष। तो पहले इनकी पुरुष संज्ञा करेंगे और फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करेंगे। ये दो संज्ञा हमें करनी होती हैं। पुरुष संज्ञा किससे होती है और एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा किससे होती है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः, रिपीट कर रहा हूं, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः। तो तिंग के जो तीन के समुदाय हैं उनकी क्रमशः प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञाएं होती हैं। तो प्रथम पुरुष संज्ञा हो गई त आताम झ तीन की, था साथम ध्वम मध्यम पुरुष, और इड वही महिम उत्तम पुरुष। तो हमें लाना है प्रथम पुरुष। तो एक सूत्र है जिसको आप पढ़ चुके हैं पहले, शेषे प्रथम है। जिनसे हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं लाते हैं वह शेष रहता है, और उससे प्रथम पुरुष का प्रत्यय ले आएंगे और द्विवचन एक वचन से एक वचन में आ जाएगा त। तो हमारे सामने स्थिति होगी बो भूय त। त जो है इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, किस सूत्र से, तिंग शित सार्वधातुकम, क्योंकि तिंग में आता है त। सार्वधातुक संज्ञा होते ही जब हम लट लकार लाए थे तो वहां एक सूत्र लगाते हैं, लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भी है। तो यहाँ लकार हम कर्ता में लाए थे, इसलिए कर्तृ शब्द से आ जाएगा शप। शप जब आएगा तो पै की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, श की लशक पर तद्धिते से, तस्य लोप से उन दोनों का लोप होकर के अ बचेगा। संक्षेप में हम उसे कह देते हैं अनुबंध लोप। तो हमारे पास स्थिति बनेगी बो भूय अ त। अब यहाँ अ का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो सकता है और ए को मिलाकर के आ हो जाता है, लेकिन उसका एक अपवाद सूत्र है, उसका विरोधी सूत्र है अतो गुणे। अपदांत आकार के बाद तो बो भूई में यह जो है ये पद के अंत में नहीं है, इसलिए ये अपदांत है। और शब का जो है वो गुण में गुण संज्ञक है, क्योंकि तीन वर्ण है जिनकी गुण संज्ञा होती है, अ ए ओ की, तो ए भी आता है। तो अपदांत आकार के बाद गुण परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश अर्थात अ ही हो जाता है, बन जाता है बो भूय त। एक और सूत्र है वेरी इंपॉर्टेंट, टित आत्मने पदानाम तेरे। आत्मने पद में जो टित लकार हैं, कौन से लकार, टित। तो टित का मतलब है लट, लिट, लोट, ये सारे टित कहलाते हैं जिनमें टै की संज्ञा हुई है। तो लट लकार का रूप है और आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय है, तो इसके टी भाग को हो जाता है ए। टी संज्ञा किससे होती है, अचो अंत्यादि टी। अचो में जो अंतिम अच, तो तय में जो अ है वह अंतिम अच है, तो उसकी हो जाएगी टी संज्ञा। वह है आदि में जिसके, किसी और के आदि में नहीं, तो अपने ही आदि में मान लिया जाता है, इसलिए इसकी टी संज्ञा होने पर इसके स्थान में ए हो जाता है और बन जाता है बो भूय ते। ये आपकी बो भूय ते की सिद्धि हो गई। और इससे आगे जब यंग प्रत्यय लाएंगे तो सभी में ये सारे कार्य होंगे धातु बनाने से पहले जो किए गए हैं।
वो सारे के सारे एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि आगे के सूत्र में फिर रिपीट होगा। भू धातु, धातु से धातु संज्ञा, धातु रे काचो हलादे क्रिया समा बिहारे से यंग प्रत्यय लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे और संज्ञकों से द्वित्व करेंगे, अभ्यास कार्य होकर के बोभूय बनेगा। तो ये हमारी एक नई धातु बन जाती है बोभूय। आगे एक और सिद्धि प्रक्रिया है इसी की, लिट लकार का रूप है बोभूयान चक्रे। इसमें भी भू धातु है, यंग प्रत्यय ला करके उसके बाद में बोभूयान चक्रे बनाया है। आप देखिए इसमें संकेत में थोड़ा सा दिया हुआ है, भू धातु भुआदय धातु से धातु संज्ञा, वही पूरी प्रक्रिया, धातु रे काचो हलादय क्रिया समभिहारे, यंग से यंग प्रत्यय आ जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, संज्ञकों से द्वित्व होगा और फिर सारे अभ्यास कार्य, अभ्यास से चर्चा से भय को बै हो जाएगा, ऊ को गुण हो जाएगा। किस सूत्र से होगा गुण, आपको ध्यान होगा, गुणों यंग लुको, तो बो भू यह बन जाएगा। हलादि शेष इत्यादि सारे कार्य होने के बाद तो बना बो भूय, और बो भूय की धातु संज्ञा होकर के सनाद्यंता धातु से फिर हम लिट लकार लाएंगे। लिट लकार लाने वाला एक ही सूत्र है, परोक्षे लिट। परोक्ष का अर्थ होता है जो हमारी आंखों के सामने घटित नहीं हुआ है। ऊपर से अनुवृत्ति है भूतकाल की। देखो भूतकाल तीन प्रकार का हो सकता है। एक वो भूत है जिसको हमने आज ही देखा, जैसे हम सुबह उठे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, उसके बाद हमारे सामने नाश्ता आया, हमने उसे देखा, हमने उसे खाया, अब वो बीत चुका है। तो वो जो घटना घटित हुई जो आज सुबह हमने देखा, वो सारा का सारा अद्यतन भूत कहलाता है, आज का भूतकाल है। एक दूसरा है अनद्यतन, जो कल परसों नरसों और 4 दिन पहले जो हमने पढ़ा हमारी आंखों के सामने घटित हुआ, लेकिन वो आज का नहीं है, उसे कहते हैं अनद्यतन भूत। और एक भूत है परोक्ष भूत। परोक्ष का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने घटित नहीं हुआ, जैसे हमारे दादाजी के दादाजी थे लेकिन हमने उनको नहीं देखा, जैसे राम ने रावण को मारा, घटना घटित हुई, हमने नहीं देखा। इसी तरह से और जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी आंखों के सामने घटित नहीं हुई, वो कहलाता है परोक्ष। तो ऐसी जो भूतकाल की स्थिति है जिसमें परोक्ष है, हमारी आंखों से पहले की घटना है, हमने उसे देखा नहीं है, उसको कहने के लिए धातु से लिट प्रत्यय होता है। तो स्थिति बनती है बो भूय लिट। लिट का अनुबंध लोप करो, ल बचेगा। तो जैसे ही हम लिट लाते हैं, अनुबंध लोप करें ना करें, उससे पहले एक दो काम और हो जाते हैं। एक वार्तिक है, काश्चने काचो आम वक्तव्यो लिटी। देखो लिटी में है सप्तमी भक्ति, इसका अर्थ होता है लिट परे होने पर आम वक्तव्य, आम प्रत्यय कहना चाहिए। लिट परे होने पर आम प्रत्यय कहना चाहिए। किससे, तो कहा काशी अनेकाचो। काश धातु है, काश्री दीप्तो, प्रकाशित करने अर्थ में, जिससे प्रकाश बनता है। तो काश धातु से या अनेकाच धातु से। देखो यहाँ अनेकाच आ गई है धातु, बो भूय में ओ एक अच है, ऊ दूसरा अच है और यह तीसरा अच है, इसलिए अनेकाच है ये धातु। तो ऐसी धातु जो अनेक अच वाली है, उसके बाद लिट हो, तो वो लिट परे होने पर धातु से एक बीच में और प्रत्यय आ जाता है, जिसे कहते हैं आम। तो ये आम प्रत्यय हो गया, स्थिति बन गई बो भूय आम। ऐसे ही आम प्रत्यय आता है तो जो लिट है उसका लुक हो जाता है, एक सूत्र है आमह। आम से परे लिट का लुक हो जाता है, तो लिट गायब हो जाएगा। लुक का मतलब होता है अदर्शन होना। प्रत्ययश्च लुक श्लू लुपः, प्रत्यय के अदर्शन को कहते हैं लुक श्लू और लुप। तो ऐसी स्थिति में जब लिट का लुक हो गया तो हमारे पास बो भूय आम बचा। और एक और सूत्र है अतो लोपः, आर्धातुक परे होने पर ह्रस्व अ का लोप हो जाता है। तो बो भूय में य के बाद जो अ था उसका भी लोप हो जाएगा। तो बो भूय हलंत रह गया य और आगे है आम। ये स्थिति हमारे पास बची। हमने दो सूत्र लगाए, आमह, आम से किया लिट का लुक और अतो लोप से किया आकार का लोप। तो बो भूय आम, ये स्थिति हमारे पास है। और एक नया सूत्र है क्रिय चानु प्रयुज्यते लिटि। ये कहता है कि क्रिय च अनुप्रयुज्यते, क्री धातु का अनुप्रयोग होता है कब, लिट परे होने पर। तो सूत्र का पूरा अर्थ है जिससे आम प्रत्यय के बाद लिट का लुक हुआ है, जिससे आम प्रत्यय किया गया है, उससे क्री का अनुप्रयोग होता है, अर्थात उसके साथ में क्री जुड़ जाता है और उसके साथ में लिट भी आता है। तो लिट परक क्री का अनुप्रयोग होता है, क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटि।
लिट परे है जिससे ऐसा क्री आम प्रत्यांत के साथ में आकर के जुड़ जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बोभूय आम क्री लिट, ये अब स्थिति बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर दो धातुएं हैं, ध्यान से देखने की बात है। बोभूय एक धातु है और जो हम बाद में दूसरी ला करके इसके सामने हमने स्थिति बना दी है क्री, तो ये दो धातुएं हो गई। तो अब हम जो है बोभूय आम को वहीं छोड़ देते हैं और जो क्री लिट है इस स्थिति को आगे डील करते हैं, इससे हम अपना व्यवहार करते हैं कि हमें इसके साथ में क्या करना है। तो क्री धातु है, फिर वही पूरी की पूरी प्रक्रिया वही, लिट के अनुबंध का लोप करो, टैकित संज्ञा हो जाएगी हलंत्यन से, ई की उपदेशा जो नासिकित से, और बचेगा हमारे पास में क्री ल। अनुबंध लोप होने के बाद ल बचा, तिप्त आदि सारे के सारे 18 प्रत्यय आएंगे। 18 प्रत्यय आने पर लह परस्मै पदम तंगानावात्मने पदम, शेषात कर्तृ परस्मै पदम जब आने लगा तो एक नया सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से इसे देखने की बात है। ये कहता है आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य। इसमें आम प्रत्यय समझने वाला शब्द है। आम तो हम लेकर के आए थे, तो प्रत्यय है, लेकिन इस आम प्रत्यय शब्द में न तो तत्पुरुष समास है न कर्मधारय समास है, ऐसा नहीं है। तो इसमें समास एक बिल्कुल अलग प्रकार का है, जिसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। और आम प्रत्यय शब्द में होगा आम प्रत्यय किया गया है जिससे, उसे कहते हैं आम प्रत्यय। जैसे चितकबरी हैं गायें जिसकी, उसे कहते हैं चित्रगु। पीले हैं कपड़े जिसके, पीतानी अंबराणी यस्य है पीतांबर। तो जब हम पीतानी अंबराणी यस्य ऐसा कहते हैं तो ना पीत लिया जाता है ना अंबर लिया जाता है, लेकिन जो उसको पहनने वाला है उसका हम ग्रहण करते हैं। वैसे ही यहां भी है कि आम प्रत्यय किया गया है जिससे, किससे लाए थे आम प्रत्यय? बोभूय धातु से। तो आम प्रत्यय का मतलब हो गया बोभूय। अब आम प्रत्यय का कुछ लेना देना नहीं है, केवल उसकी विशेषता बता रहा है भाई ये, कि ऐसी धातु जिससे आम प्रत्यय किया गया है, कौन सी धातु है? बोभूय। उसके समान क्री धातु से भी, कौन सी क्री धातु से? अनुप्रयुक्त क्री धातु जो बाद में आकर के जुड़ी है, उस क्री धातु से भी आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो आम प्रत्यय जिससे किया गया था धातु है बोभूय, और बोभूय की सिद्धि में हमने देखा था कि बोभूय धातु मित है, इसलिए इससे कौन सा पद आना था? परस्मै पद या आत्मने पद, इसका निर्णय किया था अनुदात्त इंगित आत्मने पदम ने, तो ये आत्मने पदी है। तो इसके समान जो क्री धातु है उससे भी आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय हो जाते हैं। तो लिट के स्थान में आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आए, कौन से? त आताम झ था साथाम ध्वम इडवहि महि। शेषे प्रथम पुरुष ले आए, द्वैक और द्विवचन एक वचन, एक वचन में त आ गया। तो अब हमारे पास है बोभूय आम क्री, और लिट के स्थान में ले आए हम त। बोभूय आम को एक तरफ छोड़ करके हम आगे की चर्चा करते बढ़ेंगे आगे को। तो अब हमारे पास स्थिति है क्री और लिट के स्थान में आया है त। एक सूत्र है लिटस्तझयो रेशि रेच। लिट के स्थान में जो त और झ प्रत्यय आते हैं, तयाताम झ से बहुवचन में झ आता है, एक वचन में त आता है। तो इन दोनों के स्थान में क्रमशः त के स्थान में एश और झ के स्थान में इरेच प्रत्यय होते हैं। या हमारे पास में क्या है? त के स्थान में हमारे पास हो जाएगा एश प्रत्यय। तो स्थिति बनेगी बोभूय आम क्री एश। श जो है वो तालव्य है, हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास क्री ए, ये स्थिति बचेगी। जैसे ही क्री ए स्थिति बचेगी, क्योंकि जो त आया था वो लिट के स्थान में था और उसी त के स्थान में एश आया है, तो वो भी लिट के स्थान में ही माना जाएगा। स्थानीवद आदेशो अनल विधो, आदेश जो है वो स्थानीय के समान होता है, तो लिट के समान मान लिया। जैसे ही लिट के समान मानेंगे तो आपका पढ़ा हुआ सूत्र है लिटि धातु और अनभ्यासस्य, लिट परे होने पर अनभ्यास धातु को द्वित्व हो जाएगा। तब बोभूय को द्वित्व नहीं होगा, लिट हम बोभूय से नहीं लाए थे, हम क्री से लाए थे, तो क्री धातु को हो जाएगा द्वित्व और बनेगा क्री क्री ए। बोभूय आम एज इट इज रहेगा, तो बोभूय आम क्री क्री ए, ये स्थिति हमारे पास में रहती है। जैसे ही क्री क्री ए आया, पूर्व अभ्यास है, अभ्यास संज्ञा हो गई। एक सूत्र आपने पढ़ा था उरत। उरत का अर्थ है अभ्यास में री के स्थान में अ आदेश होता है, ह्रस्व अ आदेश होता है। तो अभ्यास में पहला जो क्री है उसके स्थान में, उसका जो री है उसके स्थान में अ हुआ। जब अ होने लगा, एक और सूत्र है उरण रपरह। री के स्थान में जब अण आएगा, तो यहाँ री के स्थान में अ कर रहे हैं, अ जो है वो अण प्रत्याहार में आता है, ध्यान दीजिएगा।
तो वो रपर हो जाएगा। रपर का मतलब होता है रे उसके साथ में जुड़ करके आएगा, रे परे है जिससे आदेश होगा, तो क्री के स्थान में हो जाएगा कर, बना वो भूय आम कर, उसके बाद क्री और ए। अब लगाएंगे हलादि शेष है, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है तो केवल बनेगा क क्री ए। अभ्यास से चर्च कुहोश चू जितने अभ्यास के कार्य संभव हो यहाँ पर हमें करने चाहिए, तो हमें देखना है यहाँ पर क्या है, क है, एक सूत्र है कुहोश चूह। अभ्यास में कवर्ग के स्थान में चवर्ग आदेश होता है, तो अभ्यास संज्ञा थी क की, उसके स्थान में चवर्ग होगा तो हो जाएगा च, और बन गया बो भूय आम च क्री ए को याची। क्री का जो री है उसके बाद ए है, री जो है इक में आता है, ए जो है वो अच में आता है, तो अच पर होने पर री के स्थान में क्या हो जाएगा यण, य व र और ल स्थाने अंतरतम है। क्री जो है उसका उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणा मूर्धा, और रे का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो बन जाएगा च क्र हलंत और आगे है ए। तो मिला दीजिए चक्रे, तो बो भूय आम चक्रे, आगे है मो अनुस्वार, पद के अंत में मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है, तो आम का मैं जो है उसको अनुस्वार हो जाएगा हल परे होने पर, तो हल में च आता है, च परे होने पर मैं के स्थान में हो गया अनुस्वार, बन गया बो भूयाम चक्रे। और फिर एक सूत्र है वा पदांतस्य, पद के अंत में अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है, तो अनुस्वार के बाद क्या है च है, तो च का सवर्ण च छ ज ञ अनुनासिक य होकर के विकल्प से होता है, एक बार अनुस्वार रहता है एक बार परसवर्ण होता है, जब परसवर्ण होता है तो बन जाएगा बो भूयान चक्रे। ये आपकी सिद्धि प्रक्रिया है, पूरी हो गई। इंपॉर्टेंट सिद्धि है, इसे बार बार देखना चाहिए, क्योंकि क्री धातु एक नई आती है, उस क्री धातु से लिट लाने पर क्री क्री इस तरह द्वित्व होता है, फिर अभ्यास कार्य होता है, और तब जाकर के चक्र ये निष्पन्न होता है। जैसे आपने एधान चक्र में पढ़ा था वैसे ही वो भूयान चक्र, केवल फर्क कितना है, वहां एक धातु थी सीधी सीधी, यहाँ भू धातु से यंग ला करके वो भूय बना करके तब लिट लाते हैं, और बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही रहती है। अगला सूत्र देखते हैं, समय हमारे पास कम है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आगे करते चलते हैं, बाकी सिद्धि प्रक्रिया अपने आप विद्यार्थियों को अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए, संकेत नीचे दिया गया है बुक्स में। आगे सूत्र है नित्यम कौटिल्य गतौ, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, व्याख्या के लिए बहुत बार पूछा जाता है। देखिए इसमें विशेष बात यह है कि जो आपने यंग प्रत्यय किया था वो दो अर्थों में किया था, या तो पुनः पुनः होने अर्थ में या अधिक मात्रा में होने अर्थ। यंग प्रत्यय जिससे भी आएगा इन्हीं दो अर्थों में आना चाहिए, लेकिन ये सूत्र उसका अपवाद है, उसका विरोधी है। ये कहता है नित्यम कौटिल्य गतौ, गतौ का मतलब है गति अर्थ वाली, चलना जाना घूमना, ये गति अर्थ वाली धातुएं हैं। तो गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनसे जो यंग प्रत्यय होता है वो पुनः पुनः अर्थ में, भृशार्थ में या समभिहार में नहीं होता, तो किस अर्थ में होता है, कहता कौटिल्य गतौ, कुटिल गति अर्थ में होता है, कुटिलता के अर्थ में होता है। कुटिलता का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना, तो कुटिल गमन अर्थ में धातु से यंग प्रत्यय होता है। जैसे हम कहते हैं कि वह चलता है और उसमें हमने यंग प्रत्यय लगा दिया, तो हमने बनाया चा चल लेते, गम से बनाया जंगम में ते, भ्रम से बनाया बम भ्रम में, तो इसका मतलब है टेढ़ा मेढ़ा भ्रमण कर रहा है, सीधा नहीं चलता भाई, आदत गड़बड़ है उसकी, तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। इस अर्थ को बताने के लिए कुटिल गमन करता है, इस अर्थ को बताने के लिए धातु से यंग प्रत्यय होता है। कौन सी धातु से, गमन अर्थ वाली, जैसे गम धातु गति अर्थ में है, चल धातु चलने अर्थ में है, ये सब गत्यर्थक धातु हैं। भ्रम धातु घूमना, भ्रमण जिससे बनता है, इन धातुओं से यंग प्रत्यय समभिहार अर्थ में नहीं होता, कुटिल अर्थ में ही, कौटिल्य अर्थ में, कुटिलता अर्थ में ही होता है, इसीलिए ये सूत्र प्राय पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण आगे आएगा। एक सूत्र देखिए, दीर्घो अकितः, ये कहता है यंग और यंग परे होने पर ऐसा अभ्यास जिसमें क की इत संज्ञा नहीं हुई है उसे कहा जाता है अकित। अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, और जब भी दीर्घ होता है एक परिभाषा है अचश्चे, अच के स्थान में दीर्घ होता है, तो अर्थ हो जाएगा अकित अभ्यास के अच को दीर्घ हो जाता है, शर्त है यंग और यंग लुक परे होने पर।
उदाहरण दिया वाव्रज्यते। वाव्रज्यते की सिद्धि प्रक्रिया पूरी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। व्रज धातु है, इससे यंग प्रत्यय लाएंगे। किससे? आप सोचते होंगे यंग प्रत्यय लाने वाला वही सूत्र है धातोरे काचो हलादे क्रिया समव्यारे यंग। बिल्कुल नहीं, यहां व्रज धातु गति अर्थ में है, घूमना। तो कुटिलम व्रजति, टेढ़ा मेढ़ा गति कर रहा है, इस अर्थ में नित्यम कौटिल्य गतौ से हम यंग प्रत्यय लाएंगे। व्रज धातु यंग प्रत्यय, यंग लाने पर व्रज यंग, अनुबंध लोप कर दो, संयंगों से द्वित्व कर दो, बन जाएगा व व्रज, पूर्वाभ्यास है हलादि शेष है। तब ये सूत्र कहेगा दीर्घो अकितः। व्रज धातु में क्या की संज्ञा नहीं हुई, तो व्रज का पहले जो व बचा था अभ्यास में उसको हो जाएगा दीर्घ, बन जाएगा वा व्रज, और फिर तो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा वर्तमाने लट, अनुदात्तंगित आत्मने पदम तय आ जाएगा। टित आत्मने पदानाम टेरे कर्तृशप अतोगुण से पर रूप इत्यादि होकर के वाव्रज्यते बनेगा, जैसे आपने पहले किया है। नेक्स्ट सूत्र देखिए, व्याख्या के लिए प्राय पूछा जाता है यस्य हलः। यस्य में जो य है इसमें दो अक्षर हैं, य और अ, इसीलिए कहा यस्य इति संघात ग्रहणम। यह जो है ये वर्णों का, दो वर्णों का समूह लिया जाता है, य और अ। तो यहां पर इसका अर्थ है हल है, पंचमी भक्ति है, तो कहा हल से उत्तर। यस्य, य का लोप होता है, ऊपर से अनुवृत्ति आर्ध धातु के की, आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर, दो अनुवृत्ति है इसमें, लोप और आर्ध धातु के। तो आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर य का लोप होता है। जब य का लोप होने लगा तो दो वर्ण थे, य का मतलब य और अ, तो क्या दोनों का होगा? तो एक सूत्र है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा अलवंत्यश, अंतिम अल का लोप होना चाहिए था, तो कहा नहीं, उसकी एक विरोधी परिभाषा है आदेहे परस्य। हल में पंचमी भक्ति है, तो हल से उत्तर, हल से परे काम करना है, तो जो परे जिसको काम करेंगे यह और अ, इन दो वर्णों को लोप रूप कार्य कर रहे हैं, तो इसके आदि अल के स्थान में होगा, तो केवल य का लोप होगा, अ का लोप नहीं होगा। स्थिति बनेगी केवल अ बचेगा हमारे पास में, य का लोप हो जाएगा। उदाहरण इन्होंने दिया वाव्रजान चक्रे, वाव्रजान चक्रे, व्रज धातु थी, यंग प्रत्यय लाएंगे, नित्यम कौटिल्य गतौ, इससे अनुबंध लोप करेंगे, संयंगों से द्वित्व करेंगे, तो व्रज व्रज ये स्थिति बनेगी। पहले वाले व्रज का हलादि शेष से रे गायब हो जाएगा, वह बचेगा, और दीर्घ कर देंगे, दीर्घो अकितः, इसमें कै की संज्ञा नहीं हुई है, अकित अभ्यास को दीर्घ हो गया, तो बन गया वा व्रज य, वाव्रज धातु बन गई। लिट लकार आ जाएगा, परोक्ष लिट से लिट ले आए, जैसे ही लिट आएगा काश्चने काचो आम वक्तव्यो लिटी, जैसे बहुभुयां चक्र इत्यादि में हमने किया था, वैसे ही यहां पर आम प्रत्यय आ जाएगा। आम आते ही आमे से लिट का लुक हो जाएगा, और फिर इधर दूसरा काम होना शुरू हो जाएगा। यस्य हलः, व्रज जो धातु है उसके बाद यह है, उस य का लोप होने लगा। हल के बाद जो य, उसका लोप होता है आर्ध धातु परे होने पर। आम जो है ये आर्ध धातुकम शेष से इसकी आर्ध धातुक संज्ञा है, तो आम परे होने पर जो हल के बाद यह है, यह और वर्ण समुदाय है, दो वर्ण है, उनका लोप होने लगा। तब आदे परस्य ने कहा, पर को कहा हुआ कार्य आदि अल के स्थान में होता है, तो यह में जो अ है वो बचेगा और यह का लोप हो जाएगा, ये स्थिति बनेगी। फिर उसके बाद अतोलोप से आम परे रहने पर जो अ बचा था उसका भी लोप हो जाएगा और बन जाएगा वा व्रज आम। उसके बाद की स्थिति पूरी वही है, लिट, आम से लिट का लुक हो जाएगा, क्रिया अनुप्रयुक्त लिटी से क्री का अनुप्रयोग होगा, उसके बाद में लिट आ जाएगा, लिट के स्थान में अनुबंध लोप होकर के तिप का तय आ जाएगा। क्यों आएगा तय? आत्मनेपद किससे होगा? आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य। वाव्रज धातु है, नित है, अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपद होना था, तो जैसे वाव्रज धातु से आत्मनेपद होना था, वैसे ही अनुप्रयुक्त क्री धातु से भी आत्मनेपद होगा, तय आ जाएगा। लिटस्थ से तय के स्थान में एश होगा, और लिटी धातु से द्वित्व होगा, क्री क्री ए, पूर्वाभ्यास उरत उरणरप हलादि शेष कुहोश्चु बन जाएगा, च क्री ए इको चक्रे बनेगा, और आम को फिर
मौनुस्वार से अनुस्वार और अनुस्वार से परसवर्ण से बहुभुयान चक्र आपका पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी सिद्धि प्रक्रिया है, आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह से वाव्रजित इत्यादि आप लोग स्वयं कीजिएगा। नेक्स्ट सूत्र देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूत्र है ऋग ऋदुब्धस्य च। इसमें एक शब्द आया है ऋदुब्ध। ऋत का मतलब होता है ह्रस्व री। देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा तपरस तत्कालस्य, जिसके बाद त लग जाता है वह केवल अपने समान काल वाले सवर्णों की संख्या होता है। तो जैसे ऋत का मतलब केवल री, अत का मतलब केवल अ, अदेंगुण में आता है ना, तो केवल ह्रस्व अ लिया जाता है, आ नहीं लिया जाता। इसी तरह से ऋत का मतलब है केवल ह्रस्व री, और उपध का मतलब है उपधा। ऋदुब्ध का मतलब है ऋकार है उपधा में जिसके, ऐसी जो धातु, ऋकार उपधा वाली जो धातु, उसका जो अभ्यास, उसको रीक आगम होता है। क्या आगम होता है? रीक, दीर्घ ईकारांग, रीक, रीक आगम होता है। क्या को गए हो गया है नीचे जो वृत्ति में लिखा हुआ है, ऋदुब्धस्य धातु अभ्यासस्य, ऋकार उपधा वाली धातु के अभ्यास को रीक आगमो हूं। रीक आगम होता है, कब होता है? शर्त बता दी, यंगी, यंग परे होने पर, यंग लुकी चे, अथवा यंग का लुक परे होने पर रीक आगम होता है। उदाहरण दिया इन्होंने, वरीवृत्यते, वरीवृतांचक्रे, वरीवृतिता, 3 उदाहरण दिए। हम एक सिद्धि करेंगे, बाकी आप लोग स्वयं देखिएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर लेते हैं। वरीवृत्यते की सिद्धि देखिएगा। धातु है वृत, धातु का अर्थ है वृतु वर्तने, होना। जैसे भू धातु है ना, किम अस्ति, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं किम वर्तते, क्या है। तो वृतु वर्तने, वर्तन, होना, वर्तमान, इसी से बनता है। तो वृत धातु है, यंग प्रत्यय लाएंगे। देखो गत्यर्थक नहीं है, इसलिए नित्यम कौटिल्य गतों का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो यंग प्रत्यय किससे आएगा? धातोरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। ये धातु है, एक अच वाली है, ड्री इसमें एक अस दिखाई दे रहा है, और हलादी है, हल का मतलब है व्यंजन। तो यहाँ व्री में वह जो है वो व्यंजन है, आदि में है, इससे यंग प्रत्यय हो जाएगा। जब यंग प्रत्यय होगा तो स्थिति बनेगी वृत्त य, अनुबंध लोप कर दीजिए, यंग का यह बचेगा। तो जो सूत्र हमने पहले लगा था संयंगों से द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होगा तो एकाचो द्वे प्रथमस्य, प्रथम एकाच समुदाय, तो वृत्त को ही द्वित्व होगा, वृत्त य। एक्चुअली इसमें जो द्वित्व होना चाहिए थोड़ा गलत लिखा गया है, ये होना चाहिए वृत्त य हलंत और फिर आगे वृत्त्य, ये स्थिति बनेगी। पूर्वाभ्यास है हलादि शेषः, तो बनेगा व्री वृत्त्य। उरत अभ्यास में री के स्थान में हो जाएगा ह्रस्व अ आदेश, और जब री के स्थान में कोई भी अण प्रत्याहार का वर्ण आता है तो परिभाषा काम करती, उरण रपरः, री के स्थान में होने वाला अण रपर हो जाता है, उसके साथ में र जुड़ जाता है, तो बन गया वर त वृत्त य, हलादि शेषः, आदि हल शेष रहा, बन गया व वृत्त य। यहां पर ये सूत्र काम करेगा जो हमने अभी पढ़ा, रीग ऋदुब्धस्य च। देखो वृत्त धातु में उपधा संज्ञा किसकी है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से जो पहले है, अंतिम अल से जो पूर्व, अंतिम अल है त, उससे पहले क्या है? री, तो इसकी उपधा संज्ञा हो गई। तो उपधा में री भी मिल गया, तो ये ऋग ऋदुब्धस्य च सूत्र कहता है ऋकार जिसकी उपधा में है, ह्रस्व री जिसकी उपधा में है, उसको री, उसके अभ्यास को, तो अभ्यास है वो, इसको रीक आगम हो जाता है। अभ्यास को क्या आगम होता है? रीक। और कब होता है? यंग परे होने पर, तो यंग प्रत्यय भी परे है। जब रीक आगम होने लगा तो रीक आगम कहाँ होगा? ये वह के पहले होगा या वह में ए के बाद होगा? तो हमारे पास एक परिभाषा है, आद्यंतो टकितो, आपका पढ़ा हुआ है। जो कित आगम होता है वह अंत में, और टित आगम होता है वह आदि में। आद्यंतो टकितो, आदि अंतो टकितो, टित कितो। तो आदि में होगा यदि टित होगा, तो अंत में होगा यदि कित होगा। तो रीक में क की संज्ञा होती है, इसलिए ये इसके अंत में जुड़ता है, बन जाता है व री, व री, और उसके बाद में वृत्त य, क्या किलंतम से संज्ञा कर लो, बन गया वरी वृत्त्य। क्या बन गया? वरी वृत्त्य। अब एक और प्रश्न हो सकता है,
यहाँ पे दीर्घ हो सकता था, दीर्घो अकितः, लेकिन यहाँ क की संज्ञा है इसलिए अकित नहीं है, इसलिए दीर्घ वह को दीर्घ नहीं होता, इसलिए वह ही रहता है। वरी वृत्त य, ये स्थिति बनी। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा और लट लकार वर्तमाने लट, लस्य तिप्तस जी आदि सारे सूत्र लगेंगे। और क्योंकि यंग जो है नित है, अनुदात्त नित आत्मने पदम से आत्मने पद संज्ञक तय प्रत्यय आ जाएगा। शेष प्रथम द्विवचनिक वचने, कर्तृशब्द से शप होगा तो गुणे से पररूप हो जाएगा, बनेगा वरी वृत्त तितात्मने पदानाम तेरे बन जाएगा वरी वृत्यते। ये आपका इसका उदाहरण पूरा हो गया। ये आपको अभ्यास करना चाहिए इन सूत्रों का। एक ही तरह की सारी सिद्धि प्रक्रियाएं हैं। यंगंत की सारी सिद्धि प्रक्रिया में यंग प्रत्यय करने वाले दो सूत्र हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। सामान्य रूप से धातुरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, ये है। और यदि धातु गति अर्थ वाली है तो उससे एक ही सूत्र काम करेगा, नित्यम कोटिल्य गतो, तो यंग प्रत्यय आएगा। जहां यंग आएगा अनुबंध लोप इत्यादि होकर के संयंगों से द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास कार्य पूर्व अभ्यास है, हलादि शेष है। यदि गुण होना है तो गुणो यंग लोप इत्यादि से गुण हो जाएगा। अभ्यास चर्चा कुहोष्टु इत्यादि सारे काम होकर के, और आपके पास जो बचेगा उसकी फिर एक बार धातु संज्ञा होगी सनाद्यंता धातु से, फिर वर्तमाने लट या परोक्ष लिट इत्यादि ला करके हम बनाएंगे जो भी हमें रूप सिद्ध करना है। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया होगी। यंग ला करके धातु बनाने तक की पूरी प्रक्रिया आपको आ गई तो उसके बाद तो जैसे आपने एधते में बनाया था बाकी प्रक्रिया उसी तरह होती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। आगे सूत्र है शुभनादिशुच। कुछ शब्द हैं जो अलग अलग गणों में पढ़े गए हैं। ऐसा ही एक गण है शुभन आदि। शुभन शब्द है जिसके आदि में ऐसे कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों को कहा जाता है शुभनादि गण में पढ़े हुए शब्द, जिसका यहां पर संकेत किया है। सूत्र कहता है शुभनादि गण में पढ़े हुए शब्दों को न नहीं होता। क्या नहीं होता? णः, नकार के स्थान में णकार आदेश नहीं होता। समस्या यह है कि प्राप्त कहां से होता है, पहले तो हमें यह देखने की बात है। तो याद रखिएगा, न के स्थान में ण प्रायः दो कंडीशन में होता है, र के बाद हो या री के बाद हो या फिर मूर्धन्य श के बाद हो। जैसे आपने देखा होगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, लेकिन जलम जले जलानी, जलानी में नी रहता है, पुष्पाणी में णी हो जाता है। इसका कारण यह है कि पुष्प में मूर्धन्य श आया हुआ है। जब मूर्धन्य शकार है उसके आने पर उसके बाद यदि न हो तो न हो जाता है, इसलिए पुष्पाणी हो गया। या रामाणाम, राम में र है इसलिए नाम हो गया, और जल से जला नाम बनता है, देव से देवा नाम बनता, ण नहीं होता। तो र और श के बाद या री के बाद नकार हो तो उसके स्थान में ण हो जाता है। ऐसी स्थिति यहां भी आती है। तो नरी नृत्यते में धातु है नृत्य, नृति नर्तने, नाचने अर्थ में धातु है। नृत्य धातु है, यंग प्रत्यय लाएंगे, धातुरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। और जैसे देखिए अभी विशेष बात यह है कि जो अभी अभी आपने सिद्धि की है वरी वृत्यते, वैसे ही नरी नृत्यते आएगा। केवल एक चीज आप बदलेंगे, वृत्त की जगह नृत्य कर दीजिए, वह की जगह न कर दीजिए, बाकी पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। तो वृत्त की जगह हो गया नृत्य, यंग ले आए, द्वित्व इत्यादि करेंगे तो बन जाएगा नृत्य नृत्य य। पूर्व अभ्यास है, हलादि शेष है, उरत उरण रप रह बन जाएगा नर त नृत्य य, हलादि शेष इत्यादि होकर के बन जाएगा न नृत्य य। ऋग ऋदुप दश्य, ऋकारोपधा वाली धातु है नृत्य भी, उसको भी ऋक आगम हो जाएगा, बन जाएगा नरी नृत्य। ये स्थिति आपके सामने बनेगी। जब आपने नरी नृत्यते बनाया, नरी नृत्य बनाया, तो नरी में जो र है उसके बाद में नृत्यते में जो नृ है वह आया हुआ है। तो यहां पर एक सूत्र है अट कुप्वांग नुम व्यवायपि, पढ़ा हुआ सूत्र है आपका। र और श के बाद, रेफ और मूर्धन्य शकार के बाद यदि अट का व्यवधान हो, अट मीन्स अट प्रत्याहार, अ इ उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र, ये वर्ण बीच में आ जाएं। कु का मतलब है कवर्ग, पु का मतलब है पवर्ग, आंग और नुम, इनके व्यवधान होने पर भी न के स्थान में न हो जाता है। तो नरी में जो र है उसके बाद में ई आया है, बीच में अट में आता है, और नृ का न है, इसके स्थान में प्राप्त हुआ ण, तो बनना चाहिए था नरी नृत्यते, ये बनना चाहिए था। लेकिन
क्षुब्नादिशुच्य ने कहा क्षुब्नादि गण में जो पढ़े हुए शब्द हैं उनमें न के स्थान में न आदेश नहीं होता, इसलिए बन गया नरी नृत्यते, नरी नृत्यते रूप नहीं बनता। बाकी पूरी प्रक्रिया तितात्मने पदानाम टेरे इत्यादि सब वरिवृत्यते के समान ही होंगे। और सिद्धि देख लीजिएगा, जरी गृह्यते ग्रह धातु है, इसीलिए ये थोड़ा सा विशेष है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। जरी गृह्यते ग्रह गंधोपादाने, ग्रहण करने अर्थ में गृह्णाति जिससे बनता है, तो इसमें भी हम यंग प्रत्यय लाएंगे, गति अर्थ वाली नहीं है, इसलिए किससे होगा इसमें यंग प्रत्यय? धातोरे काचो हलादे है क्रिया समभिहारे यंग, जो धातु एकाच है और हलादी है। देखो ग्रह में ग आदि में है, ये हल में आता है, व्यंजन है, और एक ही अच है, रे के बाद में अ है, एक अच है, तो इससे हो जाएगा यंग प्रत्यय। किस अर्थ में? पुनः पुनः ग्रहण करता है, जरी गृह्यते पुनः पुनः गृह्णाति, इस अर्थ में हो जाएगा, बार बार ग्रहण करता है, इस अर्थ में यंग प्रत्यय हो जाएगा। जब यंग हुआ तो यंग में ङ की संज्ञा हो गई, हलंत्यम से तस्य लोपे से लोप हो गया। अब विशेष बात जो है इसमें ध्यान देने की ये है कि यह जो है ये नित है, यह कैसा है? नित, जिसमें ङ की संज्ञा यंग का ङ था। तो एक सूत्र है, ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भिज्यति नाम नीति च। इंडेक्स में देख करके पुस्तक में इस पूरे सूत्र को देख लेना, नोट कर लेना। ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भिज्यति नाम नीति च। इस सूत्र का अर्थ है नित प्रत्यय परे होने पर, तो यंग में ङ की संज्ञा हुई इसलिए यंग नित है, ये परे होने पर। देखो ग्रही ज्या में ग्रह पढ़ा हुआ है, तो ग्रह धातु को संप्रसारण होता है। क्या होता है? संप्रसारण। और संप्रसारण का अर्थ होता है इक याण संप्रसारणम। आपने एक बार नीचे सूत्र पढ़ा है ना, ई उ रिल री, इनके स्थान में य व र ल हो जाता है। जब उल्टा कर दें तो य व र ल के स्थान में क्रमशः ई उ रिल री हो जाए तो उसे संप्रसारण कहा जाता है। तो ग्रह में र है, उस र के स्थान में री आदेश हो जाता है, ये इसका अर्थ है। संप्रसारण का मतलब है यण के स्थान में इक, यण में य व र और ल, ये चार वर्ण हैं और चार ही इक में आते हैं, ई उ री और री। स्थानांतर तमय से र के स्थान में री आदेश हो जाता है, तो स्थिति बनती है ग री, और र में जो ए था वो भी रहेगा, ग री अ ह हलंत और य, ये आपके सामने स्थिति है। इसके बाद एक सूत्र है संप्रसारणाच्च। देखो जो हमने री किया है उसका नाम है संप्रसारण, जो र के स्थान में री आता है उसका नाम क्या है? संप्रसारण। तो अब ये सूत्र कह रहा है संप्रसारणाच्च, संप्रसारण के बाद अच परे हो तो संप्रसारण है री, अच ह अ है से जो पहले है, तो संप्रसारण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान है, पूर्व में री है और पर में अ है, इन दोनों के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है तो री ही हो जाएगा, एक आदेश दोनों की जगह पर तो एक री ही रहेगा, तो स्थिति बन गई गृह्य। ये स्थिति आपके सामने बनती है। अब सनाद्यंता धातु है, धातु संज्ञा कर लीजिए, गृह्य की धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने पर संयंग हो, सनंत और यंगंत को द्वित्व हो जाता है। चाहो तो धातु संज्ञा करो, चाहो तो बाद में कर लेना, बात तो एक ही पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर इसकी द्वित्व इत्यादि कार्य कर लेते हैं, तो बनेगा गृह्य गृह्य, यह पर्यंत, यह का ए छूट जाएगा, हलंत है रहेगा, हलंत यह रहेगा, गृह रहेगा, इसको द्वित्व होगा, तो गृह्य गृह्यो ये हो जाएगा। पूर्व अभ्यास है, हलादि शेष है, तो स्थिति बनेगी गृह गृह्य। तो आगे जो री था उरत अभ्यास में री के स्थान में ह्रस्व अ आदेश हो जाता है, उरण रपर है, उस परिभाषा हमेशा आएगी। जब री के स्थान में अ आएगा यानी कि अण आएगा तो रपर हो जाएगा, तो री के स्थान में अण आते आते ही रपर हुआ, बन गया गर गृह्य, और हलादि शेष है, आदि हल शेष रहा। कुहोश्चु अभ्यास में कवर के स्थान में चवर, तो ग जो है ये तीसरा वर्ण है, इसके स्थान में चवर का तीसरा ज हो जाएगा, बन जाएगा ज गृह्य। अभी जो सूत्र पढ़ा था री गृह उपधश्च, ऋकार उपधा वाली जो धातु, देखो ग्रह धातु तो ऋकार उपधा वाली नहीं थी, लेकिन जो गृह बन गई संप्रसारण होकर के, इसकी उपधा में यका री है, तो ऋकार उपधा वाली धातु को री का आगम होता है
तो जय को री का आगम होगा, अभ्यास को री का आगम हुआ, अभ्यास को री का आगम कहा होगा, अद्यंतो टकितो, तो यह अंत में होगा। किसके अंत में? अभ्यास के। अभ्यास किसकी संज्ञा है? जय की। तो स्थिति बनेगी ज रीक गृह्य, और कै की हलंत संज्ञा हो जाएगी, बन जाएगा जरी गृह्य। अब ये जो स्नाद्यंता धातु से हमने धातु संज्ञा की है, धातु संज्ञा करने पर वर्तमाने लट, लस्य तस्यादि 18 प्रत्यय, लह परस्मै पदम तंगानावात्मने पदम, और क्योंकि यंग नित है इसलिए अनुदात इंगित आत्मने पदम से आत्मने पद आएगा, तो तयाताम झय प्रत्यय आ गए। शेषे प्रथम है, प्रथम पुरुष, द्वितीय और द्विवचन एक वचन, एक वचन में तय आ जाएगा, जरी गृह्य त, कर्तृ शप, अतो गुणे से पर रूप और टितात्मने पदानाम तेरे से एत्व होकर के बन जाएगा जरी गृह्यते। ये स्थिति आपके सामने बनेगी, जरी गृह्यते। तो अब हम इसके बाद इसके आगे दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे। ये आपका प्रकरण पूरा हो गया है, इसे एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए, जरी गृह्यते की सिद्धि को। ये आपके सामने है, ये आपके सामने जरी गृह्यते की सिद्धि है, इसे आप देख सकते हैं। और इसे रिवाइज कीजिए आप। एक बार फिर आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं पूरा प्रकरण यदि समाप्त हो गया है, मैं एक बार आपको 5 मिनट में इसको समराइज कर देता हूं, जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे उनकी सुविधा के लिए एक बार आप इसे देख लीजिएगा। हमने शुरू किया था धातोरे काचो हलादे क्रिया समाभिहारे यंग से। धातु जो एकाच और हलादी क्रिया समाभिहार अर्थ में उससे यंग प्रत्यय होता है, उसका उदाहरण था बो भूयते। उसके बाद सूत्र था गुणो यंग लुको, यंग और यंग लुक परे होने पर अभ्यास को गुण हो जाता है। बो भूयते में भू धातु, धातुरे काचो हलादे क्रिया समाभिहारे यंग से यंग प्रत्यय, यंग प्रत्यय लाने पर यंग का यह बचेगा और संयंगों से द्वित्व होकर के भूय भूय बचेगा। उसके बाद में पूर्वाभ्यास है हलादि शेष्य बनेगा बो भूय। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने पर वर्तमाने लट से लट ले आएंगे और भवती की तरह लकार के स्थान में तिप तस्जी आदि 18 प्रत्यय आ जाएंगे। और फिर उसके बाद ल परस्मै पदम तंगानावात्मने पदम शेषात कर्तृ परस्मै पदम की प्राप्ति थी, लेकिन उसका अपवाद है अनुदात इंगित आत्मने पदम, यंग के इंगित होने से आत्मने पद संज्ञक्ता आताम झ इत्यादि प्रत्यय आएंगे। शेष प्रथम से प्रथम पुरुष और द्वय और द्विवचन एक वचन से एक वचन में तय आ जाएगा, और तय आने पर फिर उसके बाद कर्तृ शप अतो गुणे से पर रूप टितात्मने पदानाम तेरे से ए हो जाएगा, बन जाएगा बो भूयते। बो भूयान चक्र में भी इसी तरह से बो भूय हम बना लेंगे, भू यंग द्वित इत्यादि सारे होकर के बो भूय बन गया, और बो भूय बनने पर लिट आ जाएगा, लिट लाने के लिए परोक्ष लिट, और फिर उसके बाद
काश्चने काचो आम वक्तव्यो लिटि, ये एक वार्तिक है। वार्तिक भी एक तरह के सूत्र जैसे होते हैं, उससे आम प्रत्यय आ जाएगा। आम प्रत्यय आते आम से लिट का लुक हो जाएगा, अत लोपे से य के ए का लोप हो जाएगा, बन जाएगा बो भूय हलंत और आम। और फिर उसके बाद क्रिया चानु प्रयुज्यते लिटि, आम के बाद क्री आएगा, उसके बाद में भी लिट जुड़ा हुआ होगा, तो फिर लिट के स्थान में फिर वही पूरी प्रक्रिया, लिट का लय बचेगा, तिबाद्य उत्पत्ति। और इसमें आत्मनेपद जो है वो अंदातनित आत्मनेपदम से नहीं होगा। विशेष सूत्र यहाँ पर आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य आपके सामने स्क्रीन पे है, तो उससे क्या हो जाएगा, आम प्रत्यय जिससे किया उसके समान इससे भी आत्मनेपद होगा, तो तय प्रत्यय ले आएंगे। तय के स्थान में लिटस तजयो रेशी रेच से तय के स्थान में एश हो जाएगा, और द्वित्व हो जाएगा क्री क्री ए, पूर्व अभ्यास है, हलादि शेष है, उरत उर्ण रप है इत्यादि होकर के क क्री ए, कुहोष्टु से क के स्थान में चक्री ए, इको से ए होकर के बन जाएगा चक्रे, और आम के मैं को हो जाएगा मौन स्वर से अनुस्वार, वा पदांत से विकल्प से परसवर्ण होकर के वो भूयान चक्रे। ये मेन सिद्धि मैंने आपको बता दी है। इसी तरह से आगे भी गत्यर्थक धातुओं में केवल एक सूत्र बदलेगा, नित्यम कौटिल्य गतौ से यंग आएगा, बाकी सारी प्रक्रिया उसी तरह की रहेगी। चलिए अब हम दूसरा प्रकरण शुरू करते हैं। नाम धातु। धातु शब्द को पहले समझ लीजिए। नाम धातु का मतलब है, देखिए नाम शब्द का अर्थ होता है सुबंत पद, जिसके अंत में सु और जस इत्यादि लाते हैं, वे सारे संस्कृत में व्याकरण में नाम कहलाते हैं। नाम का मतलब किसी का नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है। नाम का मतलब है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे नाम कहलाते हैं। और जब नाम को हम धातु की तरह प्रयोग करते हैं, जब हम किसी संज्ञा शब्द को या सर्वनाम शब्द को वर्ब की तरह, क्रिया की तरह, धातु की तरह प्रयोग करते हैं, तो वह नाम धातु कहलाता है। देखो ये चीजें केवल संस्कृत में ही नहीं, दूसरी भाषाओं में भी होती है। जैसे पुत्र शब्द है, तो पठ का तो पठती बना लोगे, लेकिन पुत्र का पुत्रती नहीं बन सकता, लेकिन बनता है, क्योंकि पुत्र शब्द से एक प्रत्यय ला करके जोड़ते हैं और फिर हम एक नई धातु बना देते हैं पुत्रीय। नाम शब्द से पुत्रीय धातु बना करके पुत्रीयते बनाते हैं, पुत्रीयतः पुत्रीयते, पुत्रीयति पुत्रीयतः पुत्रीयंती रूप चलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी पानी के लिए शब्द आता है वाटर, लेकिन प्लांट, पौधे के लिए आता है प्लांट। तो अब दोनों शब्दों का प्रयोग धातु के रूप में भी होता है। टेबल, मेज के लिए आता है। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो क्रिया नहीं है, जो धातु नहीं है, जो वर्ब नहीं है, लेकिन इन तीनों का यूज वर्ब की तरह होता है। टेबल का देखो, आई हैव टेबल्ड द बुक, तो टेबल्ड का अर्थ हो गया टेबल पर रखना। आई एम प्लांटिंग, प्लांटिंग का मतलब हो गया पौध लगाना, तो लगाना क्रिया है। आई एम वाटरिंग द प्लांट, वाटरिंग का मतलब हो गया पानी देना, तो आईएनजी। जैसे ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, लेकिन ट्रेनिंग तो क्रिया अर्थ में। तो जब हम नाम को क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह नाम धातु कहलाती है। संस्कृत में भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तो उसमें विशेष कंडीशन है, संस्कृत में ऐसे ही किसी शब्द को नहीं बनाएंगे, उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां चाहिए। और हम पहला ही सूत्र शुरू कर रहे हैं, सुप आत्मनः क्यच। सूत्र का अर्थ है, ऊपर से इसमें अनुवृत्ति है प्रत्यय की, परश्चय की, कर्मण है, इच्छायाम और वा। अब ये विशेष बात है ध्यान देने की कि इसमें जो कंडीशंस हैं वो हैं सारी की सारी किसी शब्द से प्रत्यय लाने के लिए। किस शब्द से हैं, तो शब्द कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है उसकी, वो सुबंत होना चाहिए। और सुबंत भी कैसा होना चाहिए, वो इच्छा का कर्म होना चाहिए। इसी कर्मण है, इच्छा धातु का जो कर्म है और जो इच्छा करने वाला है उससे संबंधित होना चाहिए। उससे भी इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। देखिए नीचे दिया है, इस धातु के कर्म तथा इच्छा करने वाले के संबंधी सुबंत से इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। देखो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं या कोई व्यक्ति कहता है, देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति, देवदत्त अपने पुत्र को चाहता है, तो यहां क्रिया है चाहना। इच्छति, जैसे हम इच्छति कहते हैं तो इच्छा का एक कर्म हो गया, किस चीज को चाहता है, तो वो हो गया पुत्र को चाहता है। तो इच्छा का कर्म कौन है, पुत्र। तो ये इस धातु का कर्म हो गया पुत्र, और वो पुत्र किसका है,
उसका अपना। देवदत्त है आत्मन है पुत्रम इच्छति, देवदत्त अपने पुत्र को चाहता है, श्याम के पुत्र को नहीं, राम के पुत्र को नहीं, यज्ञदत्त के पुत्र को नहीं, अपने पुत्र को जब चाहेगा तो अपने से संबंधित व्यक्ति हो गया और वही इच्छा का भी कर्म है। तो चाहता है इस अर्थ में शब्द से क्या हो जाएगा, क्यच प्रत्यय होता है। देखो ये दिया है नीचे की पंक्ति, आप इसे पढ़िए। इसी कर्मण है, ईश धातु का जो कर्म, इश का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करने वाली धातु का जो कर्म है, ऐशी तो संबंधी है, इच्छा करने वाले का जो संबंधी है, ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। जैसे यंग प्रत्यय होता है वैसे ही क्यच भी प्रत्यय होता है जो पीछे जुड़ता है। उदाहरण से आगे समझ में आ जाएगा, इसके बाद वाले सूत्र को पढ़ेंगे, उसके उदाहरण के रूप में इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी आप देख पाएंगे। एक सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव यदि सुप हों तो उनका लुक हो जाता है। बस इतना ही अर्थ है, सिद्धि प्रक्रिया में इसको और अधिक स्पष्ट कर पाएंगे हम आपको। लुक का अर्थ होता है प्रत्यय का दिखाई न देना। सूत्र है क्यचीच, और इसी का जो इसका जो उदाहरण है वो ऊपर के दोनों सूत्रों के भी उदाहरण बनते हैं, इसलिए उदाहरण पहले दो सूत्रों में नहीं दिया, तीसरे सूत्र में दिया। तीनों सूत्र लग करके इस शब्द को सिद्ध करते हैं, तो अंतिम सूत्र पर इसकी सिद्धि प्रक्रिया दी गई है। क्यचीच, क्यची में सप्तमी विभक्ति है और ये कहता है क्यची, क्यच परे होने पर, क्यची का क्या अर्थ है, क्यच प्रत्यय परे होने पर अकारांत अंग को दीर्घ ईकार आदेश होता है। दीर्घ ईत की अनुवृत्ति है, ऊपर से दीर्घ ई की अनुवृत्ति है, अंगस्य की अनुवृत्ति है और अस्य की अनुवृत्ति है, तो हर्ष के स्थान में दीर्घ ईकार आदेश होता है क्यची, क्यच परे होने पर। उदाहरण देखिए, पुत्रीयति, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धि, बार बार पूछी जाती है और इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी थोड़ी सी प्रारंभ में हल्की सी कठिन है, ध्यान देने की बात है, बहुत कठिन भी नहीं रहेगी। देखिए, जब हम कहते हैं आत्मन है पुत्रम इच्छति, तो पुत्रम में आपको द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है, पुत्रम इच्छति। तो जब हम विग्रह करते हैं तो दो तरह का विग्रह होता है, एक है शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ करके पुत्रम बना देना, और दूसरा है पुत्र शब्द है और उसके साथ में केवल सु औ जस अम औक्षस का अम प्रत्यय ला करके रख देना। तो यहाँ पुत्र अम, ये स्थिति ला करके हम ये सूत्र लगाते हैं, सुप आत्मन है क्यच, और ऊपर विग्रह दिया है पुत्रीयति के सामने, आत्मन है पुत्रम इच्छति, अपने पुत्र को चाहता है। यहाँ चाहना जो क्रिया है उसका जो कर्म है वो है पुत्र, और वह सुबंत भी है क्योंकि उसके अंत में अम आया है, और वह अपने से संबंधित भी है। जो भी व्यक्ति चाहने वाला है वो स्वयं अपने ही पुत्र को चाहता है, तो इसलिए इसकी तीनों शर्तें घट गई, अपने से संबंधित हो, सुबंत हो और इच्छा का वह कर्म भी हो, तो उससे क्यच प्रत्यय हो जाता है। यहाँ क्यच प्रत्यय आ गया, बन गया पुत्र अम क्यच। अनुबंध लोप कर दीजिए, यह बचा। चय के अंतिम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी क्या की लशक्व तद्धिते से, और जैसे ये स्थिति बनेगी अब इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी, सनाद्यंता धातु है। हमने बताया था सनादि प्रत्ययों में सन, क्यच, क्यंग, णिच, यंग, क्यष्ट अनेक प्रत्यय आते हैं, तो क्यच भी उनमें ही आता है, इसलिए सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी। जैसे ही धातु संज्ञा होगी, आपने अभी जो सूत्र पढ़ा था, मैं सूत्र पर वापस लेके जा रहा हूं, सुपो धातु प्रातिपदिकयो। देखो ध्यान से देखो, धातु का अवयव जो सुप या प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, उनका लुक होता है, ये इस सूत्र का अर्थ है। वापिस सिद्धि पर चलते हैं। स्थिति हमारे पास है पुत्र अम क्यच। यहां जो पुत्र अम क्यच ये स्थिति है, इसमें क्यच प्रत्यय पर्यंत पुत्र के पै से लेकर के क्यच में य में जो ए है यहां तक पूरे का नाम है धातु। किस सूत्र से? सनाद्यंता धातु है, और अम इसके बीच में आ गया, और अम जो है ये सुप में भी आता है। देखिए, सु औजस अम, अम औक्षस में अम आया है, तो अम जो है ये सुप भी है और धातु का हिस्सा भी है। तो जो सूत्र हमने पढ़ा था, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, धातु का हिस्सा हो या प्रातिपदिक का हिस्सा हो, हिस्सा मींस अवयव, प्रातिपदिक का अवयव हो या धातु का अवयव हो, तो यहाँ ये धातु का अवयव है, इसका हो जाएगा लुक। और लुक का अर्थ होता है प्रत्यय लुक श्लू लुप है, प्रत्यय का जो अदर्शन है, दिखाई न देना है, उसका नाम है लुक। तो यहाँ अम का लुक हो जाएगा, मतलब ये अम दिखाई नहीं देगा। हमारे पास स्थिति बचेगी पुत्र य, ये स्थिति बचेगी। जब ये स्थिति बची तो फिर जो तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था क्यचीच,
देखो यह जो है ये क्यच का है, इसको तो क्यच ही हम कहेंगे, क्यच का ही बचा, अनुबंध लोप तो हट ही जाते हैं अनुबंध का लोप होने के बाद, तो यह बचा, ये क्यच है। क्यच परे होने पर अकार के स्थान में दीर्घ ईकार आदेश होता, तो पुत्र में अ कहाँ है, त्रय में र के बाद में जो अ है उसके स्थान में हो गया दीर्घ, बन गया पुत्रीय। ये स्थिति आपके सामने हो गई। तो अब जो हमारे पास धातु बनी सनाद्यंता धातु ऐसे वो बन गई पुत्रीय, ये धातु बनी। और उसके बाद तो बाकी सारी प्रक्रिया सामान्य भवती की तरह, वर्तमाने लट से लट प्रत्यय लाएंगे, लह कर्मणि च भावे च कर्म के बेसे लकार कर्ता में लाएंगे, अनुबंध लोप इत्यादि होने के बाद तिबाद्य उत्पत्ति और शेषात् कर्तृ परस्मै पदम परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे, शेषे प्रथम से प्रथम पुरुष द्विक और द्विवचन एक वचने से सारे सूत्र लगेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बीच के सूत्र छोड़ने के बाद, तो ती ले आएंगे। कर्तृशप कर्तावाची है, तिंग जो है तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक भी है, इसलिए कर्तृशप से शप आ जाएगा, अनुबंध लोप होकर के बचेगा पुत्रीय अति। यहां पर भी अक सवर्ण दीर्घ होना चाहिए था, अ और अ को मिलाकर के आ होना चाहिए था, लेकिन उसका अपवाद अतो गुणे, अपदांत आकार के बाद गुण परे हो, तो पुत्रीय में जो ये में अ है ये अपदांत आकार है, इसलिए इसके बाद गुण परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप एक आदेश और बनेगा पुत्रीयति। ये स्थिति आपके सामने है। नेक्स्ट सूत्र देखिए, न के, ये थोड़ा सा अलग सूत्र है। आपने एक सूत्र पढ़ा था, सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। ये भी एक सूत्र है जो पद संज्ञा से जुड़ी हुई बात कहता है, लेकिन ये कहता है न के क्यच और क्यंग, क्यचे क्यंगीचे, क्यच और क्यंग परे होने पर नान्तमेव पदम स्यात्, नकारांत की ही पद संज्ञा होती है। तो ही कहने का मतलब भाई और की नहीं होती, तो और की प्राप्त कहां से थी, तो एक सूत्र आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, स्वादि प्रत्ययों में, स्वादि जो प्रत्यय हैं उनमें सर्वनाम स्थान से भिन्न यदि प्रत्यय परे हों तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। ये उसी से जुड़ा हुआ ये भी है, वही से अनुवृत्ति है। कहता है क्यच और क्यंग प्रत्यय परे होने पर नकारांत की पद संज्ञा होती है, अन्य की नहीं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, सिद्धि है राजीयति, देखो ये भी क्यच प्रत्यांत है, और क्यच प्रत्यांत जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्यच प्रत्यय लाना पड़ेगा, और क्यच प्रत्यय लाने वाला एक सूत्र है, सुप आत्मन है क्यच, सुपह आत्मन क्यच, ये क्यच प्रत्यय लाने वाला सूत्र है। तो राजीयति की जो हम सिद्धि करेंगे तो इसमें भी विग्रह करेंगे, जैसे हमने पुत्रीयति में किया था, आत्मन है पुत्रम इच्छति, अब हम कहेंगे आत्मन है राजानम इच्छति, अपने से संबंधित को राजा बनाना चाहता है, ये है। तो जैसे हमने कहा था पुत्र अम, वैसे ही हम यहां भी करेंगे, मूल शब्द है राजन तो उससे अम विभक्ति ले आएंगे, राजन अम। इसी स्थिति में जैसे ही राजन अम आएगा, सुप आत्मन है क्यच, आत्म संबंधी सुबंत कर्म से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय हो गया, क्यच का अनुबंध लोप कर दो, बचेगा राजन अम य, फिर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी, और अम जो है वो धातु के बीच में आ गया, धातु का अवयव हो गया, इसलिए सुपो धातु प्रातिपदिक उसका लुक हो जाएगा, बन गया राजन य। अब यहां पर विशेष बात है जो ये सूत्र काम करता है, न के। अब देखो राजन में जो न है ये नकार है, नकार अंत में है जिसके ऐसे शब्द की पद संज्ञा होती है, लेकिन शर्त ये थी क्य, क्यच परे होने पर या क्यंग परे होने पर, तो यहाँ क्या परे है क्यच, तो क्यच परे होने पर इसकी हो गई पद संज्ञा, और जैसे ही पद संज्ञा होगी, नकारांत की पद संज्ञा होने पर एक सूत्र काम करता, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य। देखो ये पद है, इस पद की एक और विशेषता है कि ये पद तो बन गया क्यच परे होने पर, ये मूल रूप से प्रातिपदिक भी है, मूल शब्द जो है वो राजन है, तो जो नकारांत प्रातिपदिक था और अब जो पद बन गया है उसके नकार का लोप हो जाता है, इसके न का हो गया लोप, बन गया राज य, और हमारे सामने स्थिति आएगी राज य, ये स्थिति है जो आपके सामने है। अब फिर क्यचीचे से क्यच परे होने पर ह्रस्व आकार के स्थान में दीर्घ आदेश और बन गया राजीय, और फिर आगे की प्रक्रिया बिल्कुल पुत्रीयति की तरह
लट इत्यादि लाएंगे, सनाद्यंता धातु है, वर्तमाने लट, लस्य तिप तसी इत्यादि, ठीक है। लय परस्मै पदम, तंगानावात मने पदम, कर्तृशप अतो गुण इत्यादि होकर के बनेगा राजीयति, जैसे हमने पहले किया है वैसे। वाच्यति की सिद्धि देख लीजिए, बहुत संक्षेप में बता देता हूं। आत्मनः वाचम इच्छति, वाच शब्द, वाच का मतलब है वाणी, अपनी वाणी को चाहता है, अपने से, तो वाच शब्द है। और उसके बाद में हम क्या ले आएंगे, सुपात्मने वाच अम, सुपात्मने क्यच से क्यच ले आएंगे, अम का लुक हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था, सनाद्यंता धातु है, सुपो धातु प्रातिपदिक बन गया वाच य। अब यहाँ चोहकु पदांत में चैको का आदेश होता है, लेकिन यहाँ न कैसे नकारांत की ही पद संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पद संज्ञा नहीं होगी तो चोकु भी नहीं लगेगा और झलाम जशंत इत्यादि भी नहीं लगेगा, इसलिए बनेगा वाच्य। और आगे टिप ले आएंगे, बन जाएगा वाच्यति। और यहाँ पर क्यचिचय भी नहीं लगेगा क्योंकि अकारांत नहीं है, इसलिए वाच्यति ऐसा रूप बनेगा। गिरियते इत्यादि की सिद्धि देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और हमें सीमित समय में अपने इसको पूरा करना है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अर्थ देखिए इसका, पहले इसमें अनुवृत्ति देख लीजिए। इसमें अनुवृत्ति 3 है, हलह, लोपह और आर्ध धातु की। हलह में पंचमी विभक्ति है। पंचमी का अर्थ होता है, बताया था मैंने, तस्माद इति उत्तरस्य, ये परिभाषा है आपकी पहली अनुवृत्ति में, ये आप लोगों को कराई जाती है कि पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से उत्तर, और सप्तमी का अर्थ होता है परे होने पर। तो आर्ध धातु के का अर्थ होगा आर्ध धातु परे होने पर, हलय का अर्थ होगा हल से उत्तर, हल के बाद, हल से परे। तो यही आवृत्ति में देखिए, हलह परयो, हल से परे, हल से उत्तर। क्यच क्यंग और लोपो, क्यच और क्यंग का लोप होता है वा विकल्प से, आर्ध धातु के आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर। एक परिभाषा दी है, आधे है परश, इसका मतलब है जब हम पर को कोई काम कहते हैं तो वो आदि अल के स्थान में होता है। तो क्यच में या क्यंग में जो यह बसता है उसका पूरे का नहीं होता लोप, उसके आदि अक्षर केवल य का होगा, क का नहीं होगा, ये बात कहना चाहते हैं। उदाहरण इन्होंने दिया है समिधिता, इंपॉर्टेंट सिद्धि है, ये देखिएगा। देखिए मूल शब्द है समिध। आप जो यज्ञ में लकड़ी लगाते हैं हवन के लिए, जो लकड़ी जलाने के लिए आप उसको लेते हैं, उसको संस्कृत में समिध कहा जाता है, ठीक है, समिध हलंत शब्द है। तो उदाहरण में इन्होंने बनाया समिधिता, आत्मन है समिधम एष्टा, अपनी समिधा को चाहता है। तो क्या किया इन्होंने, समिध अम, जैसे ही अम लाए, सुप आत्मन है क्यच से क्यच प्रत्यय ले आएंगे, और क्यच लाते ही समिध अम क्यच अनुबंध लोप करेंगे, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, सुप धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक होकर के बनेगा समिध य। ये स्थिति आपके सामने बनी। जब यह स्थिति बनी, ये समिधिता जो है लुट लकार का रूप है भाई, जैसे भविता भवितारो भवितार, वैसे ही समिधिता समिधितारो समिधितार है। तो मूल शब्द था समिध, जो धातु नहीं था। अब क्यच लाने के बाद सनाद्यंता धातु से धातु बन गया, तो अनद्यत ने लुट। देखिए जैसे भूतकाल अद्यतन और अनद्यतन 2 प्रकार का होता है, वैसे भूतकाल 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम 2 की ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे भूतकाल का अनद्यतन भेद भी होता है और अद्यतन भी होता है, तो ऐसे भविष्यत काल एक वो है जो आज ही शाम तक घटित होने वाला है, और अनद्यतन भविष्यत वो है जो आज के बाद, कल परसों नरसों और उससे आगे वर्षों के बाद भी होगा, वो सब अनद्यतन में आएगा। तो 2 प्रकार का भविष्यत काल है, एक आज का और दूसरा जो आज का नहीं है। तो आज का जो होता है उसको कहते हैं अद्यतन, और जो आज का नहीं है उसे कहा जाता है अनद्यतन। तो अनद्यतन लुट से जो अनद्यतन भविष्यत काल है, जो आज का भविष्यत नहीं है, उस अर्थ को कहने के लिए धातु से लुट प्रत्यय होगा, लुट का अनुबंध लोप इत्यादि करके लय बचेगा। तिपाद्युत्पत्ति जैसे सब करते रहे हैं पहले भी, वैसे ही हम यहाँ भी तिप ले आएंगे, लस्य तिप तस्जी आदि, लय परस्मै पदम तंगानावात्मने पदम इत्यादि सारा करेंगे, तिप ले आए। जैसे ही तिप आएगा तो शतासी लुटो,
क्या हो जाएगा, शतासी से तास प्रत्यय आ जाएगा, तो समिध य तास। और तिप जो है उसके स्थान में हो जाएगा लुटह प्रथमस्य डारौ रसः, तिप के स्थान में हो जाएगा डा। तो जब डा होगा तो डा का केवल आ बचेगा। और जो तास था वहां पर एक पंक्ति हम बोलते हैं डित करण सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपः, क्योंकि डा में डे की इत संज्ञा की है, उसका और कोई प्रयोजन नहीं है, तो बिना भय संज्ञा के भी वहां टी भाग का लोप हो जाता है। तो जो तास में आस है उसकी अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा है, इसलिए आस का लोप हो जाता है और स्थिति बचती है समिध य त आ। और जो तास है ये आर धातुक है, तो एक सूत्र है आर धातु कश्येड वलादे, वल आदि में है जिसके ऐसे आर धातु को इटागम होता है तास, क्योंकि आर धातु के आर धातु विशेष से, तो इसको इटागम होगा। जब इटागम होगा तो आद्यंतो टकितो, तो तास का जो तय है उसके आदि में होगा, अनुबंध लोप कर दीजिए, स्थिति बचेगी समिध य ई त आ। ठीक है, जब ये स्थिति बनी तो इस स्थिति में एक और सूत्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका ये उदाहरण है क्यस्य विभाषा। ये कहता है हलंत से उत्तर, समिध में ध हल है तो हल से उत्तर क्यच क्यंग क्यश इत्यादि का विकल्प से लोप होता है, क्या का विकल्प से लोप होता है, तो यह का लोप होने लगा। क्या परे होने पर, आर्ध धातुक परे होने पर, तो आर्ध धातुक है ही तास, तो इसके परे होने पर यह का लोप होने लगा। तब परिभाषा आई आधे परस्य पर के स्थान में, यानी कि हल से उत्तर यह का लोप होता है, ऐसा कहने पर जो उसका आदि वर्ण है उसका लोप होगा, तो यह का लोप हो जाएगा, अ बचेगा। उसके बाद हम लगाते हैं अतो लोप है, आकार का लोप हो जाता है आर्ध धातुक परे होने पर, जैसे हमने पहले किया था। तो स्थिति बनेगी समिध ई त आ, मिला दीजिए, ध में ई मिल गया, तय में आ मिल गया, बन गया समिधिता। इस प्रकार हमारी ये समिधिता की सिद्धि बनती है। और जब क्यस्य विभाषा से आकार का लोप नहीं करेंगे तो समिध य ई त आ, यहां पर फिर अतो लोप से ए का लोप हो जाएगा और य में ई मिल करके बन जाएगा समिधिता। देखिए काम्यच्य बहुत सरल है, जैसे क्यच प्रत्यय होता है बिल्कुल वैसे ही काम्यच प्रत्यय भी होता है। सूत्र कहता है उक्त विषय, यानी कि आत्म संबंधी कर्म से, जो कि इश धातु का भी कर्म है, उससे इच्छा अर्थ में काम्यच प्रत्यय विकल्प से होता है, जिस अर्थ में आत्मन है पुत्रम इच्छति, यही विग्रह होगा और बन जाएगा पुत्र अम और काम्यच। काम्यच का बचता है काम्य, च के अंत से संज्ञा हो जाएगी। अनुबंध लोप इत्यादि होने पर सनाद्यंता धातु है, धातु संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लोप बन जाएगा पुत्र काम में, और वर्तमान लट, लट के स्थान में तिबाद्य उत्पत्ति तिप कर्तृशा पतो गुणे से पर रूप बन जाएगा पुत्र काम में थी। यही इसकी सिद्धि प्रक्रिया, कुछ विशेष नहीं। उपमानाद आचार्य, देखो उपमान में आप समझते ही हो, उपमान का अर्थ होता है जब हम किसी की तुलना करते हैं तो प्रसिद्ध वस्तु जो है उससे हम तुलना करते हैं किसी अप्रसिद्ध की, तो जो प्रसिद्ध वस्तु है जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान कहते हैं। तो यहाँ उसी का प्रयोग है। उपमानात कर्मण है, उपमानवाची जो कर्म है, और सुबंत भी होना चाहिए। आचार अर्थ में उससे क्यच प्रत्यय होता है। देखिए पहले आपने पुत्रीति बनाया था, उसका अर्थ था अपने पुत्र को चाहता है। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति है, पुत्रीति का एक और अर्थ हो जाएगा, वो अर्थ है शिष्य को पुत्र के समान समझता है, शिष्य के साथ पुत्र की तरह आचरण करता है, या द्विज के साथ में भगवान विष्णु की तरह आचरण करता है। तो ये उपमानाद आचार्य से यहां भी क्यच प्रत्यय होगा, सिद्धि प्रक्रिया पूरी वही होगी, तो केवल विग्रह बदलेगा। पुत्रीयति में पुत्रम इव आचरति छात्रम, पुत्र के समान अपने छात्र के साथ में व्यवहार करता है, आचरण करता है। जब हम ऐसा कहते हैं तो पुत्र अम और उपमानाद आचार्य से क्यच प्रत्यय होगा, और बाकी सारी प्रक्रिया पुत्रीयति जैसे हमने सुपात्म ने क्यच में किया था वैसे ही होगा, कुछ भी अलग नहीं है। दूसरी सिद्धि देखिए विष्णुयति, विष्णुम इव आचरति द्विजम, विष्णु हर्षु कारांत है, विष्णुम इव आचरति द्विजम विष्णु अम, क्या हो जाएगा उपमानाद आचार्य से, कि समानता बता रहे हैं भाई उपमान से, तो क्या हो जाएगा, फिर अम का लुक हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिकयो से, और सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा इत्यादि हो जाएगी। एक सूत्र इसमें अलग लगेगा, अकृत सार्वधातुकयो दीर्घ, कृत भिन्न और सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय जो क्या है उसके परे रहने पर उनको दीर्घ होकर के बन जाएगा विष्णु ही, और बाकी सारी प्रक्रिया
सामान्य रूप से तिप शप इत्यादि होकर के वही बनेगा। ये वार्तिक भी देख लीजिएगा। सर्व प्रातिपदिक के क्विप व वक्तव्य, किसी भी प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय हो जाता है। इसी अर्थ में कृष्ण इव आचरति, कृष्ण के समान आचरण करता है। इसमें सुबंत नहीं कहा, केवल उपमानवाची प्रातिपदिक होना चाहिए आचार अर्थ में। तो कृष्ण इव आचरति, कृष्ण की तरह आचरण करता भाई, भगवान कृष्ण की तरह। तो कृष्ण और सीधा सीधा हम इससे ले आएंगे क्विप, और क्विप का पूरे का लोप हो जाता है। की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होती है, ई की उपदेश जनुनासिक से, क की लशक व तद्धिते से वह बचता है, और वह जो बचता है इसकी अप्रिक्त काल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा हो जाती है, और वेर अप्रिक्त से उसका लोप होकर के बचता है कृष्ण। और अब इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। वर्तमान लट से लट आएगा, कर्तृ शप से शप आएगा, कृष्ण शप का अ ति अतो गुण से पररूप होकर के कृष्णति बनेगा। इसका मतलब कृष्णति कृष्ण शब्द से बनाया, जिसका अर्थ है कृष्ण की तरह आचरण करता है, ये हो जाएगा। इसी तरह से बाकी उदाहरण भी देख लीजिएगा। अनुनासिकस्य क्विज्झलो किंगिति, अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ होता है पी परे होने पर या झलादि कित नित प्रत्यय परे होने पर। एक नया शब्द है इदामति, इदम इव आचरति भाई, इदम माने यह है, इसकी तरह आचरण करता है, इसके समान आचरण करता है। तो इदम शब्द है, इदम इव आचरति। तो इदम शब्द से हमने क्या किया, सु लाए और उसके बाद में हमने यहां पर कर दिया क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय किससे करेंगे, सर्व प्रातिपदिकेभ्यो क्विप वक्तव्य है। तो क्विप प्रत्यय क्विप का पूरे का लोप हो जाएगा, जैसे पहले बताया था हलंत्यम लशक तद्धिते उपदेश नासिकित से और वै का वेर प्रत्यय से। तो पूरे का लोप होने पर बन गया सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा। और जो क्विप है इसके परे होने पर अनुनासिकस्य क्विज्झलो किंगिति, अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो इदम की उपधा, मैं की उपधा है अ, उसको दीर्घ हो गया आ, टिप लाएंगे शप लाएंगे, बन जाएगा इदामति इत्यादि। इसी तरह से राजानति इत्यादि की सिद्धि भी देखनी चाहिए। कष्टाय क्रमणे, देखो कष्टाय में है चतुर्थी भक्ति, तो ये उसी का संकेत है। चतुर्थ्यंता, चतुर्थी भक्ति जिसके अंत में ऐसे कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। क्रमण का अर्थ है उत्साह, इसका मतलब कष्ट पाने के लिए खुद को अपने आप को उसमें कष्ट में डाल रहा है। कष्टाय क्रामते, कष्ट के लिए, क्रमते मीन्स प्रयास कर रहा है अपने आप, भाई जहमत अपने आप को कष्ट में डालने की कोशिश कर रहा है, ये उत्साहित है, बहुत ज्यादा आपत्ति में ही पड़ेगा ये। इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए क्यंग प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है कष्टायते, करने के लिए उत्साह करता है, कष्टाय क्रामते। कष्टाय में है चतुर्थी विभक्ति, जब चतुर्थी होगी तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय आता है, सु औजस प्रथमा अम औक्षष द्वितीया टाभ्याम भिस तृतीया ङे भ्याम भ्यास। तो एक वचन में ङे आ गया तो बन गया कष्ट ङे। और इसी सूत्र से कष्टाय क्रमणे, इससे क्यंग प्रत्यय होगा। ध्यान देना यहाँ क्यच नहीं है, यहाँ क्यंग प्रत्यय की अनुवृत्ति है तो क्यंग प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प से होता है तो बनेगा कष्ट ङे क्यंग। जैसे ही क्यंग आएगा सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक होकर के बनेगा कष्ट। क्यंग का भी यह बचता है, अकृत सार्वधातु का दीर्घ है, यकारादि प्रत्यय है, कृत भी नहीं है, सार्वधातु से भी भिन्न है, इसलिए दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा कष्टा। और यंग का उसका क्यंग का यह बन जाएगा कष्टाय, क्योंकि क्यंग नित है इसलिए वर्तमान लट से लट आने पर अनुदात आत्मने पदम से आत्मने पद कर्तृ शब्द से शपथ गुण से पर रूप बनेगा कष्टायते। नेक्स्ट सिद्धि देखिए, कलह अभ्र कर्ण मेघेभ्य करणे, ये शब्द गिना दिए, शब्द वैर कलह अभ्र कर्ण और मेघ, ये सारे के सारे शब्द हैं। इन शब्दों से करणे, कर्ण अर्थ में अर्थात करना, इस अर्थ में क्या होता है, क्यंग प्रत्यय होता है विकल्प से। शब्दायते, इसका मतलब है शब्दम करोति, वैरम करोति वैरायते, कलहम करोति कलहायते, अभ्रम करोति अभ्रायते, ये सिद्धि प्रक्रिया होगी। तो केवल एक शब्द हम देख लेते हैं शब्दायते की, शब्दम करोति शब्द करता है। तो इसी सूत्र से शब्द कर्ण अर्थात करता है इस अर्थ में, तो शब्दम करोति इस अर्थ में शब्द अम, और उसके बाद शब्द वही कलह अभ्र कर्ण से मेघेभ्य करने से कर्ण अर्थ में करता है इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय ले आएंगे, तो शब्द अम क्यंग। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा,
सुपो धातु प्रातिपदिक सम का लुक बन जाएगा शब्द य। दीर्घ कर लीजिएगा, अकृत सार्वधातु कयो दीर्घ है, बन गया शब्दाय। क्योंकि क्यंगित है इसलिए वर्तमान लट आने पर अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपद तय आ जाएगा। टितात्मनेपदानंटेरे कर्तृशप इत्यादि कार्य कष्टायते की तरह होकर के बनेगा शब्दायते। इसी तरह से बहिरायते इत्यादि भी जान लीजिएगा। प्रकरण पूरा हो गया। इसमें दो गण सूत्र हैं, एक है तत्करोति तदाचष्टे और दूसरा है प्रातिपदिका धात्वर्थे। ये दो वार्तिक है। तत्करोति उसको करता है या उसे कहता है, इन अर्थों में प्रातिपदिक से भी णिच प्रत्यय होता है। देखो णिच प्रत्यय हम लाए थे प्रेरणार्थ में, यहाँ एक और अर्थ में णिच प्रत्यय होता है, उसे कहते हैं प्रातिपदिक से। तत्करोति उसको करता है, इस अर्थ में भी णिच प्रत्यय होता है, ये कहना चाहते हैं। जैसे घटयति, घटम करोति, ये अर्थ है उसका। घटयति का अर्थ है घड़े को बनाता है, और इसमें हम णिच ले आएंगे तो घट अम और इसी से ले आएंगे णिच प्रत्यय। तो देखते हैं घटयति की सीधी प्रक्रिया आपको इसमें दिखाई देगी, ये सामने है आपके। घटम करोति या तो घट को बनाता है, घटम आचष्टे अथवा घट के बारे में बात करता है, घट के बारे में बताता है। तो घट अम, और ये गण सूत्र है। गण सूत्र है, गण पाठ में जो पढ़े गए सूत्र हैं या धातु पाठ के बीच में जो सूत्र पढ़े गए हैं उन्हें गण सूत्र कहा जाता है। तो ये है तत्करोति तद आचष्टे, उसको करता है या उसके विषय में कहता है, इस अर्थ में धातु से णिच प्रत्यय हो जाएगा। और णिच प्रत्यय हमने बताया था सनादि में है, क्योंकि णिच प्रत्यय वहां पर हमने हेतुमती से जब किया था तो इसकी चर्चा की थी। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी, धातु संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्तियों का लुक हो जाएगा, बन जाएगा घट ई। एक और वार्तिक है प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्य। ये कहता है प्रातिपदिक से जो णिच कहा गया है उसको इष्ठन के समान कार्य होते हैं, और इष्ठन जो प्रत्यय है उसको समझ लो वो तद्धित प्रत्ययों में आता है, वो स्वादि प्रत्ययों में आता है। तो इष्ठन जो है वो आजादी भी है, तो स्वादि प्रत्ययों में आने से इष्ठन के समान हम उसको मान लेंगे तो यची भम से भय संज्ञा हो जाएगी। देखो णिच जो है वो स्वादि में नहीं आता, इसलिए यची भम से भय संज्ञा नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको हम इष्ठन के समान मान लें तो उसकी भी इष्ठन परे रहते जैसे भय संज्ञा होती है, ऐसे ही णिच परे रहते घट की भी भय संज्ञा हो जाएगी। और घट की भय संज्ञा होने से क्या होगा, यचिभम, इसके साथ ही सूत्र है यस्येति च। भय संज्ञा के आकार और इकार का लोप होता है तद्धित प्रत्यय परे होने पर, तो इष्ठन के समान मानने पर णिच को भी तद्धित मान लिया गया, और तद्धित के समान मानने पर अ का हो गया लोप, बन गया घट ई। ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी बात और बता दूं, अतः उपधाया से वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन जो यस्यति जैसे आकार का लोप हुआ है, एक परिभाषा है अचय परस्मिन् पूर्व विधौ, तो उसको पूर्व विधि यानी कि जहां लोप हुआ है उससे पहले किसी अक्षर को विधि कर रहे हैं, तो उपधा जो है घट में घ में अ, वो जहां अ का लोप हुआ है उससे पहले है, तो उसमें वो स्थानीवत हो जाएगा और उपधा में अ नहीं मिलेगा अचय परस्मिन् पूर्व विधौ से, इसलिए वृद्धि नहीं होती। तो फिर धातु संज्ञा होने से वर्तमान में लट से लट लाएंगे, कर्तृ शब्द से शप तिप इत्यादि होकर के बन जाएगा घट अ ई त। और शप क्योंकि सार्वधातु कहते हैं निश्चित सार्वधातुकम से, इसलिए सार्वधातुक आर्ध धातु कयो हो, इगंत अंक को गुण होकर के ई को हो जाएगा ए, और फिर एचो आयवाय आवे ए के स्थान में अय हो जाएगा, बन जाएगा घटायति। ये आपकी नाम धातु प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो हमारा ये प्रकरण भी आज पूरा हुआ। अब हम देखते हैं कि बच्चों की इंक्वायरीज क्या क्या हैं, उस पर हम विचार करते हैं, अन्यथा फिर हम और बात करेंगे। लेट अस समराइज, इसको हम एक बार पुनः इसकी जो विशेष बातें हैं उन पे हम चर्चा कर लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो बच्चे देर में जुड़े थे उनको भी, बाद में जुड़ने वालों को इसके बारे में पता चले। ये हमारा जो दूसरा प्रकरण था इसकी हम चर्चा करते हैं, और ये प्रकरण है नाम धातु प्रकरण। नाम धातु का मतलब है जब नाम को, अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, जो सुबंत हैं, उनको भी धातु की तरह प्रयोग कैसे किया जाए,
उनको धातु कैसे बनाया जाए, उनके रूप धातु की तरह कैसे चलें, इसकी चर्चा इसमें की गई है। ये केवल संस्कृत की ही विशेषता नहीं है, ये और भाषाओं की भी विशेषता। जैसे हमने कहा अंग्रेजी में भी हम इसका बहुत सा प्रयोग देखते हैं। जैसे मैंने 2 उदाहरण शुरू में दिए थे, 2-3 उदाहरण, और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो जैसे वाटर शब्द है, पानी है, वाटरिंग द प्लांट, तो वाटरिंग हमने वर्ब की तरह यूज किया। ट्रेन गाड़ी के लिए आता है, लेकिन ट्रेनिंग क्रिया शब्द हो गया। इसी तरह से प्लांट, वी आर प्लांटिंग, तो प्लांटिंग पौध लगाना अर्थ में आ गया। इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम किसी शब्द को धातु के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको नाम धातु कहा जाता है। ये इस पूरे के पूरे प्रकरण की विशेषता है। लेकिन ये रैंडम प्रयोग नहीं होता, अचानक कोई प्रयोग नहीं होता, इसके कुछ नियम हैं। तो संस्कृत में इसके नियमों के बारे में जो चर्चा की गई है, पहला सूत्र था अपने से संबंधित होना चाहिए। सुप आत्मन क्या, आत्म संबंधी सुबंत कर्म से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है, अपने से संबंधित को चाहता है, इस अर्थ को बताने के लिए क्यच प्रत्यय होता है। और बनाया था पुत्रियति, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद दूसरा सूत्र था क्यच प्रत्यय जिससे लगता है वो विभक्ति के साथ आने पर ही क्यच लगेगा। तो जैसे पुत्रियति बनाएंगे तो पुत्र अम, और उसके बाद आएगा क्यच, और जैसे ही क्यच आएगा तो क्यच आते ही क्यच प्रत्यय, क्योंकि सनादि प्रत्ययों में है तो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो। मैं बार बार इस सूत्र को बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, समास में भी काम आता है, यहां भी काम आता है। धातु का अवयव, तो क्यच पर्यंत पूरी की पूरी धातु बन गई है ये। अब इसके पूरे के धातु बन जाने पर अब यहाँ अम इस धातु का अवयव हो गया। जैसे ही धातु का अवयव बनेगा सुपो धातु प्रातिपदिक उसका लुक हो जाएगा। और लुक किसे कहते हैं? लुक एक संज्ञा है, लुक कहते हैं प्रत्यय के अदर्शन को। तो अम का अदर्शन हो जाएगा, अर्थात अम दिखाई नहीं देगा, पुत्र ये बनेगा। क्या चीज ऐसे क्यच परे होने पर एक स्थान में दीर्घ होकर के पुत्रीय धातु बन गया, लट शक्ति इत्यादि होकर के पुत्रीयति बन जाता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया पुत्रीयति की रही। इसी तरह से राजीयति, आत्मन राजानम इच्छति, अपने को राजा बनाना चाहता है, तो नकारांत की ही पद संज्ञा होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो जब नकारांत की पद संज्ञा होती है, जब ऐसा कहा, तो बात क्या हुई, ही जब हम लगा देते हैं तो औरों की नहीं होती। क्या परे रहने पर क्यच, और क्यंग परे रहने पर, क्यच परे होने पर और क्यंग परे होने पर नकारांत की ही पद संज्ञा होती है, अन्य की नहीं होती। और एक्चुअली पद संज्ञा सामान्य रूप से प्राप्त थी। देखिए जब हम राजन अम ऐसा कर लेते हैं तो, और फिर हम सुपो धातु प्रातिपदिकयो से अम का लुक करते हैं, तो एक परिभाषा है, आपने पहले पढ़ी होगी, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो जो अम प्रत्यय का लुक हुआ है उसको निमित्त मान करके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से पद संज्ञा प्राप्त जो भी होगा सबकी हो जाएगी। लेकिन ये सूत्र कहता है कि क्यच और क्यंग प्रत्यय परे होने पर केवल नकारांत की ही हो, अन्य की पद संज्ञा ना हो। तो राजन की पद संज्ञा हो जाएगी, और जैसे ही पद संज्ञा हो जाएगी न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, तो प्रातिपदिक जो पद है उसका जो नकार है उस नकार का लोप हो जाएगा। ये हमारी स्थिति बनेगी और बनेगा राज य। अब ये राज जो है हर्स्व अकारांत हो गया, तो क्या चीज ऐसे दीर्घी हो जाएगा, बन जाएगा राजीय। राजीय बनने पर वर्तमाने लट लह कर्मणि च भावे च, कर्म के भय से कर्ता में लकार लाएंगे, तिप शप इत्यादि होकर के राजीयति बनेगा, तो उन्हें से पररूप इत्यादि होकर के राजीयति बनता है, पुत्रीयति की तरह। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक सिद्धि हमने छोड़ दी थी, चलिए उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। गिरयति, गिर शब्द है, ये उदाहरण है आपके सामने, न के सूत्र का, न के सूत्र में ही दिया है गिरयति। नीचे संक्षेप में इसकी सिद्धि प्रक्रिया डिटेल तो नहीं दी है, लेकिन नान्तमेव किम उसके बाद दिया है गिरयति। तो आत्मनो गिरम इच्छति, गिर का अर्थ होता है वाणी, अपने लिए वाणी चाहता है भाई, अपनी वाणी को चाहता है कि मुझे वाणी मिले, मैं सशक्त हो जाऊं बोलने में, या मेरी वाणी सबसे अच्छी हो, ऐसा चाहता है। तो गिर शब्द है, उससे ले आए, गिर हलंत शब्द है, याद रखिएगा, रूप चलते हैं गिहि गिरऊ गिरह, तो गिर अम, जैसे ये लाएंगे क्यच प्रत्यय होगा। क्यच प्रत्यय किससे होगा? सुप आत्मन है क्यच, सुप आत्मन है क्यच, इससे क्यच ले आएंगे। जैसे ही क्यच आएगा सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्तियों का लुक होकर के बन जाएगा गिर, क्यच का य बचेगा, तो बनेगा गिर य।
अब यहाँ एक सूत्र और लगता है, हलीचे। हलीचे का अर्थ है र जिसके अंत में हो, तो गिर में र अंत में है, इसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। हल परे होने पर, तो क्यच में यह जो है हल में आता है, व्यंजन है, र अंत में है, इसकी उपधा में ई है, इसको हो जाएगा दीर्घ बन जाएगा गिर य। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, वर्तमाने लट से लट लाएंगे, लह कर्मणि च भाव च कर्म के वैसे लकार कर्ता में लाएंगे, कर्तृ लकार के स्थान में तिबादी उत्पत्ति तिप आ जाएगा, कर्तृ शब्द से शप होगा, शप का अ बचेगा, और गिर य अतोगुण से पर रूप हो जाएगा, बन जाएगा गिरयति, कुछ भी विशेष नहीं। इसी तरह से पूर्यति, आत्मन पूरम इच्छति, भाई पूर्व कहते हैं नगर को या आवास को, अपने नगर को चाहता है या अपने आवास को चाहता है, तो पूर्व भी हलंत शब्द है। जैसे गिर शब्द था वैसे ही पूर्व शब्द है, तो क्या हो जाएगा पूर्व और अम, जैसे ही अम लाएंगे सुप आत्मन है, क्या भाई अपने से संबंधित है ना, अपने नगर को चाहता है, पड़ोसी के नगर को नहीं चाहता, अपने घर को चाहता, अपने आवास को चाहता, अन्य के आवास को नहीं चाहता। इस अर्थ में क्यच ले आएंगे, और क्यच आने पर क्या होगा धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होकर के विभक्ति का लुक, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक, इस विभक्ति का लुक बनेगा पूर्व, और आगे य, पूर्व में उ ह्रस्व है, तो रेफ है अंत में, रेफांत की उपधा, रे जिसके अंत में है उसकी उपधा को हो जाएगा दीर्घ, किस सूत्र से हलीच। यह हल में आता है, हल परे होने पर रे की उपधा जो ह्रस्व उ है उसको हो गया दीर्घ, बन गया पूर्य। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा पहले ही कर चुके हैं, वर्तमाने लट तिप शप इत्यादि होकर के बन जाएगा पूर्यति। तो ये एक सिद्धि हमने जो छोड़ दी थी, इनकी हमने चर्चा कर ली है, और बीच में यदि कोई चीज ऐसी बची है तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार नजर डाल के। अभी हमारे पास 1-2 मिनट का समय है, उसमें आपको और कुछ देख सकते हैं। लेट अस चेक, हम चेक करते हैं कि हमारा कहीं कोई आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं है, जो भी आप लोगों को पूछना है वो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो पाठ था वो लगभग पूरा हो गया है, इसमें जो भी कुछ अब आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सो आज हमने जो भी कुछ पढ़ा उसके लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक सूत्र का लिंक दूसरे के साथ रहता है। यदि हम पहले सूत्र को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं तो बाद वाला हमें समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद हमारे 2 प्रकरण और बचे हैं, कर्मकर्तृ प्रक्रिया और भाव प्रक्रिया। अगली क्लास में हम उन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। आज का हमारा हम पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।